हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा नमस्ते। और फटाफट बताओ बच्चों, क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी। पेपर आने वाले हैं दिसंबर 2025, अब ज्यादा दूर नहीं बचा हुआ है। देखते देखते वो समय पास आता जा रहा है और हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मिलकर टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, है ना। तो आई होप आपने पढ़ना जारी शुरू कर दिया होगा। अब बच्चों, जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको लग रहा होगा यार कोई एक ऐसी रिवीजन मिले कि जिसे पढ़कर ना मजा सा आ जाए। तो भाई वो मजा और वो रिवीजन जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको मिलने वाली है, वो आज की क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी को बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सैलरी, इनकम अंडर हेड सैलरी, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट का इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। पूछो मत भाई, इतना इंपॉर्टेंट है। तो उस चैप्टर को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या सर सारा रिवाइज करना है? यस मेरे बेटा, सारा रिवाइज करना है। सारी इंपॉर्टेंट बातें आज हम रिवाइज कर डालेंगे। जहां जरूरत लगेगी डिटेल में जाकर भी रिवाइज कर रहे होंगे, है ना। तो डोंट वरी, हम सारी चीजों को रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलो सर शुरू करते हैं ये भारी भरकम रिवीजन, एक भारी भरकम चैप्टर की। देखो सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन, ये तीन आपने अच्छे से कर लिए ना तो आपको मजा आ ही जाएगा। जाहिर सी बात है, मजा आ ही जाएगा। हम सबसे पहले सर क्या शुरू करेंगे? सैलरी शुरू करेंगे। पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही वर्ड तो हमारे को समझना है जिसका नाम क्या है? सैलरी। लेकिन कहने को एक ही वर्ड है, लेकिन क्या क्या नहीं दिखा देगा ये हमारे को? भाई ये हमारे को दिखाएगा एचआरए, ये हमारे को दिखाएगा ग्रेच्युटी, ये हमारे को दिखाएगा पेंशन, ये हमारे को दिखाएगा प्रोविडेंट फंड, ये हमारे को दिखाएगा एलटीए, ये हमारे को दिखाएगा दुनिया जगत के परक्विजिट्स में कभी हमारे को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन दिलाएगा, कभी मोटर कार दिलाएगा, ना जाने क्या क्या दिलाएगा। ये सारी चीजें हमारे को एक एक करके समझनी है। ठीक है सर, कैसे समझेंगे सर? सारा कंटेंट है बेटा, मैं आपको जहां मुझे जरूरत लगेगी मैं एकदम स्लो हो जाऊंगा, उस हिसाब से हम करेंगे, है ना। और जो बेसिक्स है उसे थोड़ा तेजी से खत्म करेंगे। चलो सर, शुरुआत में बता रहा है भाई सैलरी एड में आना है आपको, और सैलरी एड में आना है और हमारे बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं है। तो काय बात का सैलरी? एम्प्लॉयर ही तो एम्प्लॉय को सैलरी देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों में कैसा रिलेशन होना चाहिए? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। जी सर, ये तो बेसिक है। देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर विल बी द एम्प्लॉयर एंड पेई, जिसको पैसा मिल रहा है, विल बी द एम्प्लॉय। इन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशन? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। इट डज नॉट मैटर, इससे मैटर ही नहीं है चाहे जॉब फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो। फुल टाइम करो, पार्ट टाइम करो, जो भी एम्प्लॉयर से आपको पैसा मिल रहा है विल बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट हेड है, पांचों हेड का। ठीक है सर, ये पेपर में आएगा क्या सर? नो बेटा, नो, कभी नहीं आएगा। क्या ये आएगा सर? बेटा ये भी नहीं आएगा। बस शुरुआत कर रहे हैं ना, तो मैं छोटी छोटी चीजें दिखाता हुआ चल रहा हूं। भारी भरकम टॉपिक अभी आएंगे। भारी भरकम नहीं है वो जो पहाड़ है ना, पहाड़, आज इस पहाड़ को तोड़ देंगे भाई। 100% बात कह रहा हूं मैं आपको। ये जो पहाड़ चैप्टर आपको लगता होगा सैलरी, इस पहाड़ चैप्टर को आज हम निस्तो नाबूद कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे। आओ पढ़ते हैं। सैलरी में बेटा वेजेस आती हैं। अब वेजेस के अंदर भी दुनिया जगत की पेमेंट आती है, लाइक अलाउंसेस आते हैं। जो भी मॉनिटरी पेमेंट हो रही है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को जो भी मॉनिटरी पेमेंट दे रहा है परफॉर्मेंस करने के लिए या पर्सनल चीजों के लिए, उन सबको हम अलाउंसेस का नाम बोलते हैं। बेटा ध्यान देने वाली बात पता है क्या थी? मॉनिटरी पेमेंट। आगे जाकर ना आप परक्विजिट्स पढ़ोगे जहां नॉन मॉनिटरी पेमेंट आ जाएगी, नॉन कैश पेमेंट आ जाएंगी, तो वो भी हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना टैक्सेबल होता है, कितना एग्जेम्प्ट होता है, वो सब हमारे को देखना है सर। ओके बेटा, अलाउंसेस अब हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे, वैसे ये पूरे चैप्टर में यही छाया रहेगा। मेन तो अलाउंसेस ही है, परक्विजिट्स भी है लास्ट में जाकर। भाई कौन सा दोनों में टैक्सेबल है, कौन सा दोनों मतलब दोनों रिजीम्स में, कौन सा पुराने वाले में टैक्सेबल है, नए वाले रिजीम में वो है एग्जेम्प्ट है, कौन सा दोनों में एग्जेम्प्ट है। हम इस तरीके से चीजों को बाइफरकेट करते हुए चलेंगे। अगेन ऐसा तो वो कभी नहीं पूछने वाला कौन सा कहां पे एग्जेम्प्ट है, कौन सा कहां टैक्सेबल है। क्वेश्चन जो बनेगा ना इन डेप्थ जाकर बनेगा, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बढ़िया भारी भरकम सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है सर। अब बेटा कुछ अलाउंसेस के नाम लिखे हैं, सारे हमारे को पढ़ने हैं। कुछ भी इसमें से उठा लो, सारे के सारे हमारे को पढ़ने हैं। आओ मैं एक एक करके आज की क्लास शुरू कर रहा हूं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक,
आपको मैं एकदम ही डिटेल में जाकर बताने वाला हूं। इतना अगर आपने याद कर लिया ना तो आप एचआरए का क्वेश्चन पक्का अटेम्प्ट कर जाओगे। दिस इज डैम श्योर, मैं 100% श्योर हूं। एचआरए, व्हाट इज एचआरए? हाउस रेंट अलाउंसेस। भाई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, बेचारा एम्प्लॉय किराए पे रह रहा है, वहां जहां पे वो जॉब कर रहा है वहां पे उसका खुद का घर नहीं है, तो वहां पे खुद का घर नहीं है ना फैमिली मेंबर्स का घर है, तो वहां पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ सैलरी के अलावा भी दे रहा है, उसको नाम बोला जा रहा है एचआरए, ताकि उसको अपनी ड्यूटीज, जो भी वो ड्यूटी कर रहा है, जो भी वो जॉब कर रहा है, उसको फुलफिल करने में आसानी हो, तो इसलिए एचआरए मिलता है। अब एचआरए का बेटा कुछ हिस्सा टैक्सेबल है और कुछ हिस्सा एग्जाम्प्ट होने वाला है। कितना टैक्सेबल कितना एग्जाम्प्ट वो आज हम समझेंगे। और बेटे एक ध्यान देने वाली बात, नॉट अवेलेबल अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ये 115 बीएससी में अवेलेबल नहीं है, ध्यान रख के जाना। चलो सर पढ़ते हैं। अगर मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी मतलब सर मेट्रो चलती है क्या? नहीं भाई नहीं, मेट्रो सिटी का मतलब वही जो बचपन से सुनते आ रहे हो, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये मेट्रो सिटीज हैं। तो बेटा इन मेट्रो सिटीज के लिए ये वाली चीज, और जो अदर सिटीज है, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, कुछ और भी जगह हो गई, सारी की सारी जगह पे ये वाला लॉ है ना, दोनों सेम ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। आओ सर शुरू करते हैं। लिखता है एचआरए एक्चुअली रिसीव, भाई ये क्वेश्चन में गिवन करेगा, मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हुआ चलूंगा कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, है ना, मतलब क्वेश्चन कैसा बनेगा। तो बेटा ये जो एचआरए है ना, एचआरए रिसीव, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है सर। फिर उसके बाद जितना रेंट, सेकंड पॉइंट, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ऑफ द रेलिवेंट पीरियड, जो भी सैलरी निकल कर आई है, सैलरी क्या क्या, सैलरी में क्या क्या जुड़ेगा, बेसिक, डियरनेस अलाउंस और कमीशन जो फिक्स परसेंटेज वाला है, ये तीनों चीजें जोड़कर बेटा क्या निकल जाएगी आपकी सैलरी। रेंट पेड जो कि क्वेश्चन में गिवन करेगा, क्वेश्चन के रेंट पेड से 6,000 रुपए पर मंथ, 12,000 रुपए पर मंथ, उसको जितने महीने उसने जॉब करी है उससे मल्टीप्लाई कर देना। फिर उसके बाद जितनी भी उसकी सैलरी बन रही थी उस रेलिवेंट पीरियड की, उस साल की, उसकी 10% माइनस कर देना, ये सेकंड फिगर आ जाएगी। जब पहला कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन ही होगा। दूसरा आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, अगर मेट्रो सिटी है, रेंट पेड जितना भी क्वेश्चन में गिवन है माइनस 10% ऑफ सैलरी, जब सैलरी निकाल रहे होगे कुछ नहीं करना सर, बस तीन चीजें जोड़ देना, बेसिक, डीए और क्या जोड़ देना, कमीशन फिक्स परसेंटेज वाला, सैलरी आ जाएगी। फिर उसका 10% रेंट पेड में से माइनस कर देना, और तीसरा 50% ऑफ सैलरी, इट मींस यहां पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सेकंड पॉइंट हुआ। अब जो यहां सैलरी आई ना उसी का 50% निकाल देना, ये मेरा थर्ड पॉइंट बन जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर होगा ऐसा, तीनों में से जो लोअर आएगा, तीनों में से जो लोअर आएगा वो बोलो बेटा क्या होने वाला है, एग्जेम्प्ट। इट मींस मान के चलो फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन में कहता है मुझे 2 लाख रुपए का वो मिला है, एचआरए मिला है, मैं एम्प्लॉय था, मुझे 2 लाख रुपए का एचआरए मिला है, और इन तीनों को कैलकुलेट कराना, तो लेट्स से ये आया 28,000, ये आया फॉर एग्जांपल 25,000 और ये आया फॉर एग्जांपल 80,000। तो बेटा सबसे लोअर कौन सा इसमें से, 25,000 फॉर एग्जांपल, तो ये 25,000 हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, और बचा हुआ जो रिमेनिंग है 175 वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। आई होप ये समझ में आया होगा। तो अगर पेपर में जब आप क्वेश्चन करोगे तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो आपकी आंखें देखें, सबसे पहले आपकी आंखें देखनी चाहिए एचआरए का क्वेश्चन है या नहीं। अगर एचआरए का क्वेश्चन है, दूसरी चीज आपकी आंखें देखेंगी वो रहता कहां है। अगर जैसे पहली लाइन में लिखा होता है मिस्टर एक्स लोकेटेड या सिचुएटेड इन कानपुर, तो भाई कानपुर इग्नोर नहीं करना, कानपुर काम का हो गया, क्योंकि मेट्रो नॉन मेट्रो का लॉजिक होता है इन क्वेश्चनों में, ठीक है सर। बेटा सेम टू सेम ये मेट्रो था, अब अगर मैं बगल में चलूं तो हमारी नॉन मेट्रो सिटीज आ जाएंगी, अदर सिटीज, सब कुछ ही सेम है मेरे भाई, सब कुछ ही सेम है। देखो एक्चुअल एचआरए रिसीव सेम है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी सेम है। तीसरा बेटा मेट्रो थी ना, ज्यादा दे दिया, ज्यादा कर दिया, जा बेटा खुश रह ले, ज्यादा खर्चे होते हैं ना तेरे, लेकिन नॉन मेट्रो में आमतौर पे खर्चे थोड़े से कम, आमतौर पे, आजकल वो भी महंगे हो गए, तो वहां पे 40% है सैलरी। मतलब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो यहां कितना है बेटा, 50% ऑफ सैलरी,
और यहां कितना है बेटा 40। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, तीनों फिगर को कंपेयर करना, जो भी लोअर आएगा दैट विल बी एग्जेम्प्टेड, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम क्या लगा देंगे, टैक्स। जो रिमेनिंग वाला बचेगा उसको हम लगा देंगे टैक्स। आई होप बच्चे एचआरए क्लियर होगा। यस सर एचआरए क्लियर है। जब एचआरए निकाल रहे होगे ना बेटा, ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है, सैलरी, क्योंकि दोनों पॉइंटों में सैलरी का लॉजिक है, तो इसे याद कर लो, अभी के अभी याद ही कर लो मेरे भाई। क्या जा रहा है, एक बेसिक जाता है, एक डीए जाता है, और एक कमीशन जा रहा होता है फिक्स परसेंटेज वाला, दैट्स इट। बोलो भाई, क्या हमारा एचआरए पेपर में है तो निपटा देंगे? हाँ, एचआरए के लिए बस हमारी आंखें यही 3-4 चीजें देखनी चाहिए, और कितना भी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है, एचआरए के लिए तो बस ये जो पीछे लिखा हुआ है डन। अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो बेटा एक छोटी सी मैं गाइडेंस अभी बता देता हूं, सारे टॉपिक्स में अप्लाई करना। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया तो पता है आप किस चीज का ध्यान देना, अगर आया तो आप कैलकुलेशन तो करके दिखाओगे, है ना, नो डाउट कैलकुलेशन करके दिखाओगे। तो जब कैलकुलेशन कर रहे होगे ना, तो वहां ना ये तीनों चीजों को लिखना। क्या लिखना, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं लिखना एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, इस तरीके से लिख के दिखाना। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इस तरीके से लिख कर दिखाना। फिर इसके आगे ये वाला कैलकुलेट करना, इसके आगे ये वाला, इसके आगे वाला, कैलकुलेशन करके दिखाना। लेकिन उससे पहले लॉ का पोर्शन भी लिख देना। अगर बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गई, एक आध फिगर आपसे गलत ऊपर नीचे कैलकुलेटर में हो गई, तो बच जाओगे इन द सेंस थोड़े नंबर तो मिल जाएंगे, क्योंकि आपने लॉ तो कम से कम सही लिख दिया है। आई होप इन चीजों को आप, ये छोटी छोटी चीजें भाई जो मैटर कर जाती हैं जब रिजल्ट आ रहा होता है ना, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। बच्चे हमारा एचआरए पूरा खत्म होता है, हम चलते हैं अब आगे। कुछ ना बेटा स्पेशल अलाउंसेस दे रखे हैं, ऐसा कोई स्पेशल अलाउंस का आने का चांस थोड़ा कम होता है। जो जनरल है, जो जनरली सबको मिल रहे हैं, उन पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक एचआरए हो गया, ग्रेचुटी हो गया, उन पे भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। ये थोड़े स्पेशल नेचर के, एक बार रीड आउट करते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। लिखा हुआ है स्पेशल अलाउंसेस टू मीट खर्चे, भाई वो खर्चे जो मेरी ड्यूटीज से रिलेटेड या पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, उसके लिए एम्प्लॉयर ने मुझे कुछ स्पेशल अलाउंस दिए, तो बेटा ये एग्जाम्प्ट होने वाला है ना। ठीक है सर, एग्जाम करवा दो। स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ परक्विजिट, जो परक्विजिट नहीं है, अलाउंस है ना भाई, कैश मिल रहा है, मॉनेटरी पेमेंट्स मिल रही है, ठीक है। स्पेशली ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंसेस, ये वो खर्चे हैं जो स्पेशली होली या नेसेसरली और एक्सक्लूसिवली मिले थे परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। बेटा ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जो स्पेशली खर्चे मिले, जो पैसा मेरे को मिला ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अपना कुछ एग्जांपल लिखे हैं भाई, कोई हेल्पर अलाउंस मिला, कोई रिसर्च, मैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करता हूं जहां रिसर्च हो रहा है, लाइक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्म, भाई ड्रेस पहन के घूम रहा हूं, क्या उसका भी जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी एम्प्लॉयर से मिल रहा है, भाई वो तो मैं क्या कोट पैंट सिलवा के घूम रहा हूं क्या? नहीं ना, मतलब यूनिफॉर्म का खर्चा तो मेरे को एक्सक्लूसिवली ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए मिल रहा है। तो ये सारे जो हमारे को अलाउंसेस मिल रहे हैं ना, ये नेचर वाले जो कि होली एक्सक्लूसिवली रिलेट करता है ड्यूटीज परफॉर्म करने से, इस वजह से ये 100% क्या होने वाला है, एग्जेम्प्ट। डन ना। अब ना ये वाली चीज तो बहुत नॉर्मल थी, अब आगे देखना कुछ ना बेटा लिस्ट आएंगी। वो जो अभी आपने पढ़ा ये था 10-14-1, ये 10-14-1 था, ठीक है सर। अब ना बेटा कुछ और भी है, ये मीट पर्सनल एक्सपेंसेस है। पिछला वाला देखा होगा आपने, वो होली एक्सक्लूसिवली उसके लिए था, बिजनेस के लिए, मैंने आपकी जॉब करने के लिए वो करा था। इसमें ना आप बेटा नॉर्मल बहुत सारी लिस्ट दी हुई है। स्पेशल कंपेंसेटरी हिली एरिया अलाउंस, कोई इंप्लॉय हिली एरिया में काम कर रहा है तो 800 रुपए या 300 रुपए पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। रूल्स में डिटेल में दे रखा है कि कौन सी लोकेशन पे कितना मिलता है। अगर सियाचिन या फिर जम्मू कश्मीर जैसी जगह है तो 7,000 पर मंथ जैसा फिगर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। बॉर्डर एरिया अलाउंस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, जिसमें अलग अलग एरिया वाइज फिगर दे रखी है। क्या सर ये हमारे को पेपर के लिए याद रखनी है? नो मेरे भाई नो, ये नहीं ध्यान रखनी। तो सर क्या ध्यान रखना है? भाई ये ध्यान रखना है, मैं ये जो येलो कलर से कर रखा है ना, इसको प्लीज करके जाना पेपर में, प्लीज करके जाना। 100% चांसेस है कि बन सकता है। क्या है सर? देखो बेटा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला ऐसा बहुत ज्यादा काम का नहीं है क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है ना। अब ऐसा जो ज्यादातर लोगों को मिल जाता है वो देखते हैं।
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। भाई साहब, बच्चों की पढ़ाई का अलाउंस देखो तो जरा, एग्जाम्शन कितनी भारी मिल रही है। ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। अगर मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जा रहे हैं, तो उसके लिए जो मेरे को पढ़ाई लिखाई का पैसा मिल रहा है, उसमें से एग्जाम देखो कितनी भारी रकम एग्जाम कर दी बेटा। ₹100 पर मंथ, 12 महीने पढ़ा था, मान के चलो कितने रुपए हो गए? 1200। 2 बच्चे थे भाई, तो कितने हो गए? 2400। 2400 रुपए की एग्जाम्शन मिली है। कोई छोटी बात समझ रहे हो क्या आप? ये एग्जाम्शन हमारे को मिल जाएगी। चलो उसके बाद हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, मतलब बच्चे जिनको थोड़ा सा ना है तो नॉर्मली पहाड़ वाली बात, लेकिन एल्टीट्यूड काफी ही ज्यादा है। देख रहे हो जरा, 15,000 फीट से भी ऊंचाई पे काम कर रहे हैं जो, उनको भी बेटा कुछ एग्जाम्शन है। जो भी उनको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, उसका ये वाला पोर्शन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर आइलैंड ड्यूटी एज सच बेटा काम का नहीं है, ये काम का है बेटा। देखना, ये अगेन बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का खर्चा किससे रिलेट कर रहा है? हॉस्टल से, है ना, जहां पे बच्चा रहकर पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कितना एग्जाम्शन है सर? पढ़ाई लिखाई पे 300 है, और उसका अगर हॉस्टल भी है, ₹100 पढ़ाई लिखाई पे, हॉस्टल भी है, तो 300 रुपए और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखा हुआ है ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये 2 चिल्ड्रन वाली बात तो हर जगह ही है ना, बच्चे 2 ही अच्छे इस तरीके से इनकम टैक्स वाले काम करते हैं। 2 बच्चों का 300 रुपए के हिसाब से 12 महीने अगर वो हॉस्टल में रहे तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। अब सर ये बताओ पेपर में क्या आएगा? पेपर में ना बोलेगा किसी इंप्लॉय को ना क्वेश्चन लिखा होगा, कोई पार्ट लिखा होगा, बोलेगा किसी इंप्लॉय को ना उसके एम्प्लॉयर ने बच्चों की पढ़ाई के लिए साल में 15,000 रुपए दिए थे। तो बेटा एक ही बच्चा था, तो 15,000 रुपए उसकी सैलरी का पार्ट बनेगा। लेकिन जब एग्जाम्प्ट करने जाएंगे तो आपको ये वाला लॉ याद आना चाहिए जो आपने पढ़ा। एक ही बच्चा था, तो एक बच्चे का 100 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 1200 रुपए इसमें से माइनस कर देना। अगर 2 बच्चे रहे होंगे तो इंटू में 2 करके 2400 माइनस कर देना। आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछने वाला है। बस इतना इजी सरल सवाल पूछेगा भाई, और कुछ नहीं। तो बेटा HRA, मैं रिवीजन में भी रिवीजन करवाता रहूंगा, बीच बीच में रिवीजन चल रही है, ऐसा नहीं मैं पिछला छोड़ दूंगा। HRA अभी मैं सुनूंगा आपसे। बताओ बेटा, HRA जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सबसे पहले आप देखोगे वो मेट्रो सिटी का है या नॉन मेट्रो सिटी का है। अगर बेटा मेट्रो सिटी का है तो यू हैव टू फाइंड 3 चीजें, नॉन मेट्रो का है तो भी 3 चीजें। पहला देखोगे भाई कितना HRA मिला, क्वेश्चन में गिवन होगा। दूसरा, जो भी रेंट पेड था, क्वेश्चन में गिवन होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है सर। और तीसरा 50% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर आएगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, सेम बगल वाले में चलेगा। लेकिन सर 50% की जगह कितना कर देना? 40। लो बेटा कर दिया 40, बाकी दोनों फिगरें क्या चलेंगी? सेम। इसमें भी वही फंडा है, क्या लोअर एग्जाम्प्ट होगा? यस। फिर उसके बाद बेटा आप स्पेशल अलाउंस पढ़ रहे हो, यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, हेल्पर अलाउंस मिला, ये ऐसे नेचर के थे जो पूरे एग्जाम्प्ट है। भाई तुम्हारे लिए ही काम कर, तुम्हारे लिए ही मिल रहा है वो, मेरे को यूनिफॉर्म पहनने के लिए पैसा मिल रहा है, मेरे क्यों टैक्स लगा रहे हो? पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट कर देंगे। लेकिन जो अभी आपने पढ़ा ना पीछे वाली लिस्ट, उसमें ना पर्सनल नेचर का था, है ना, हिली एरियाज का वो था, उसमें और भी बहुत सारे थे, जिसमें 2 आपको याद रखने हैं, खास तौर पे 2 याद रखने हैं। बाकी देखकर जाना, लेकिन याद 2 रखने हैं। एक चिल्ड्रन का एजुकेशन ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों तक एग्जाम्प्ट है। और अगर हॉस्टल का मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हॉस्टल का खर्चा मिल रहा है, तो 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अलाउड है अप टू 2 चिल्ड्रंस। टू इजी। चलो सर आगे चलते हैं। बेटा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, प्लीज डिटेल में पढ़ते हुए चलना। अलाउंसेस which are partly exempt under both regimes, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। क्या होते हैं सर? बेटा ये अलग अलग नेचर के अलाउंस अलग अलग इंडस्ट्री में जॉब करने वाले को मिल रहे होते हैं। अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट, वो जो दोनों ही रिजीम्स में पूरा एग्जेम्प्ट है, सॉरी अंडर ऑप्शनल वाले में एग्जेम्प्ट है। SC और SC के जजेस, सुप्रीम कोर्ट हाई जजेस को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस रिसीव्ड फ्रॉम UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रिविलेजेस एक्ट्स के तहत उनको ये बेनिफिट मिला हुआ है, ये भी उनका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। समटोरी अलाउंसेस, भाई जो भी HC और SC के जजेस को मिलता है अपने विजिटर्स को इंटरटेन करने के लिए, उसका जो भी पैसा मिलता है वो सब कुछ एग्जाम्प्ट हो जाएगा।
जनरली इनके ऊपर सवाल बेटा थोड़े कम बनते हैं। अलाउंसेस या एग्जाम्पशंस अंडर बोथ द टैक्सेबल रिजीम्स, जो दोनों के अंदर एग्जाम्प्ट है। अलाउंसेस पेबल आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई काम कर रहे हो। अब आपको लगेगा सर ये भी तो डिटेल में करवाओ, है डिटेल में मेरे भाई। आप ना ये सारी चीजें अभी डिटेल में पढ़ोगे, सब कुछ है आपके सिलेबस का पार्ट, तो इन सारी चीजों को भी हमारे को पढ़ना है। लेकिन डिटेल की बात करूं तो अभी जितना भी टाइम हुआ आपने एचआरए याद कर लिया है, और आपने एजुकेशन अलाउंसेस जो बच्चों की थी, जो एम्प्लॉय को देता था, वो याद कर लिया ना। अब बेटा हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं सैलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितना बोलोगे मैं उतना स्लो चलूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। पेंशन, एन्युटी भी कहते हैं, क्या ये भी सैलरी का पार्ट होती है? यस सर, होती है, होती है, होती है, होती है। बेटा पेंशन दो तरीके की होती है, होती है, होती है, होती है। पहली अनकमिटेड, जो मुझे टुकड़ों में मिल रही है, टुकड़े टुकड़े करके मिल रही है। कैसे मिल रही है बेटा? टुकड़े टुकड़े, पर मंथ, पर क्वार्टर, ऐसे मिल रही है। ईयर वाइज, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, टुकड़ों में मिल रही है। अनकम्यूटेड वो होती है जो रिसीव होती है पीरियोडिकली, बीच बीच में, रेगुलर इंटरवल पे मिलती है। क्या होगा भाई? चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के हाथ में फुल्ली क्या होने वाला है? टैक्सेबल। मैडम गवर्नमेंट चाहती है, इनकम टैक्स वाले चाहते हैं टुकड़ों में मत ले, लेना है तो एक बार में ले और चला जा। अगर टुकड़ों में मिल रही है तो चाहे गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट है, दोनों के ही केस में कितना टैक्स है? पूरा टैक्स है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है सर। लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन है, जो मुझे मिलती है बेटा कैसे? लमसम, एक साथ मिल रही है, तो बेटा अब देखना है कि किसे मिल रही है, कब मिल रही है ना, वो है मेन चीज। आओ भी देखते हैं। लिखा हुआ है आगे, लमसम है तो एग्जाम्पशन मिलेगी, लेकिन एग्जाम्पशन ऐसा नहीं है सारा ले लो, लिमिट्स लगी हुई है, उसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है बेटा। यस सर। कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पे ही एग्जाम्पशन है, अनकम्यूटेड पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है, चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, है ना, दोनों एम्प्लॉयज के लिए सेम है। जब अगली स्लाइड पे हम चलेंगे ना बच्चे, तो वहां पे ना कम्यूटेड वाला आएगा, ये वाला आएगा कम्यूटेड वाला, ठीक है, लेकिन वहां गवर्नमेंट वालों के लिए अलग और नॉन गवर्नमेंट वालों के लिए अलग। गवर्नमेंट वालों को ज्यादा बेनिफिट है और नॉन गवर्नमेंट वाले को कम है। क्या है बेटा? आओ देखते हैं। लिखा हुआ है एज पर 1010 ए, कुछ पेमेंट है जो कम्यूटेड पेंशन की एग्जेम्प्ट है, उसके लिए कुछ नीचे अब हम देखने वाले हैं टैक्स ट्रीटमेंट हेयर अंडर, तो ये रहा। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड बेटा। पेंशन कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। इफ अनकम्यूटेड, भाई आंख बंद, फुली टैक्सेबल, पूरा सैलरी में जोड़ देना, पूरा सैलरी। देखो फुली टैक्सेबल का आप पेपर में क्या करोगे? पूरा सैलरी में जुड़ जाएगा, उसका कोई माइनस करना अलाउ नहीं, कुछ कहीं से कोई माइनस डिडक्शन, कोई एग्जाम्पशन नहीं। ठीक है, इधर चलते हैं। कम्यूटेड है तो बेटा अब हम देखेंगे कि वो कैसा एम्प्लॉय था। अगर ये सारी चीजों को बेटा अगर मैं सम अप करके बोलूं ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आएगा, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस, डिफेंस सर्विसेज एक्सेट्रा। जितने भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनका जो भी कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है, कम्यूटेड वो फुल्ली अगर लेट से क्वेश्चन में आया 4 लाख रुपए मिला, कम्यूटेड वाला 4 लाख मिला, ठीक है बेटा, तो 4 का 4 लाख क्या कर देना? माइनस। डन ना। लेकिन अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनकम्यूटेड मिला है, तो पूरा का पूरा क्या कर देना? टैक्स। डन ना। अब मैं ये वाला पढ़ता हूं जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा है जिसे अब हम येलो कलर से यूज करेंगे या ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। देखो अदर एम्प्लॉयज है, ठीक है सर। अदर एम्प्लॉयज में भी अब 2 क्लासिफिकेशन करने हैं। क्या ऐसा एम्प्लॉय जिसको ग्रेच्युटी मिलती है, या दूसरा एम्प्लॉय जिसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती? डन ना। यस सर। मैं यहां लिखता हूं इसे। इसने बोला अदर एम्प्लॉयज में एक जिसको ग्रेच्युटी मिलती है, क्वेश्चन में गिवन करेगा मिलती है या नहीं मिलती, और दूसरा सिनेरियो
जहां एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिलती। अब समझने वाली बात क्या बेटा, देखो ग्रेच्युटी मिलती है तो गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन देगी कम, ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन देगी ज्यादा। ये मैंने कम और ज्यादा वर्ड क्यों यूज करे, क्योंकि बेटा 1/2 इज ज्यादा एंड 1/3 इज कम। जब अभी हम आगे पढ़ेंगे ना पिछले उसमें पेज में, तो यहां पे 1/3 से कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहां पे 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है मतलब ये साइड ज्यादा आएगी, ये साइड ज्यादा आएगी, इसका मतलब एग्जम्पशन भी क्या आएगी ज्यादा। और इधर 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये साइड क्या आने वाली है कम, मतलब एग्जम्पशन भी क्या होने वाली है कम। ये चीज आपके समझ में आई होगी। ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 करना है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही तो 1/2 करना है। ठीक है सर, अब पढ़ते हैं। ग्रेच्युटी मिली थी तो 1/3 इंटू में क्या करना है सर, अभी आप इंटू बता रहे थे, देखना बेटा, मल्टीप्लाइड बाय जो भी कमिटेड पेंशन है, क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी कमिटेड पेंशन है 4 लाख 5 लाख 15 लाख 50 लाख, क्वेश्चन में गिवन करेगा, इंटू में जो भी मिला, इंटू में या डिवाइड में रिसीव जो भी मिला हमारे को, ये बेटा ये डिवाइड है, डिवाइड, ठीक है ना, कम्यूटेशन की परसेंटेज, जो भी कम्यूटेशन की परसेंटेज है वो, और फिर परसेंटेज हटाने के लिए इंटू में 100। मतलब सर इसे थोड़ा डिटेल में बताओ, तो ये देखना बेटा, ये है फॉर्मूला, फॉर्मूला है हमारा 1/3, इसे आप अप्लाई करना किसी भी क्वेश्चन पे, इंटू में कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय जितना भी कम्यूटेशन हुआ था, क्वेश्चन में गिवन करेगा बेटा कम्यूटेशन की परसेंटेज, इंटू में 100%। जब आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, ओहो मिट गया ये तो, जब आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो जो फिगर निकल कर आएगी वो ग्रेच्युटी मिल रही है, उस केस में जो निकल कर आएगी वो हो जाएगी हमारी क्या, एग्जेम्प्ट। ठीक है, इस बात से हम क्या सीखे सर, बेटा हम इस बात से ये सीखे, क्या अगर लेट से मुझे 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है, समझना, 10,000 सैलरी नहीं बेटा, 10,000 रुपए मुझे पेंशन मिल रही है, तो मैंने क्या करा ना, मैंने इसका 70% कम्यूट करवा लिया और 30% अनकम्यूटेड है। क्या कोई इंप्लॉय ऐसा भी करवा सकता है? हाँ, ऐसा भी करवा सकता है। तो बेटा 70% कम्यूटेशन करवाया, तो ये आ गई कम्यूटेशन की परसेंटेज, 70% कम्यूट करवा के उसको मिले 10 लाख रुपए, तो ये आ गया 10 लाख। डन, 100% तो 100% है, 1/3 तो 1/3 है, सॉल्व कर देना, आ जाएगा। डन। और अगर मैं अनकम्यूटेड की बात करूं तो बेटा 10,000 रुपए था, 10,000 का 30% अनकम्यूटेड है, तो 10,000 का 30% कितना हो गया, 3,000, ये टैक्सेबल हो गया। अब अगर मैंने 12 महीने के 12 महीने काम करा है, मतलब 12 महीने हो गए मेरे को रिटायर हुए, तो 12 तिया 36,000, ये हो जाएगा टैक्सेबल। समझ रहे हो, जितना रिमेनिंग पीरियड है, मतलब जब मैं रिटायर हुआ, मान के चलो मैं रिटायर हुआ 1 जनवरी को, ठीक है ना, 1 जनवरी को रिटायर हुआ, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 3 महीने अनकम्यूटेड टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर मैं मेरे एग्जांपल में चलूं तो 3,000 इंटू में 3, जो भी फिगर आई 9,000 रुपए, ये टैक्सेबल हो जाएगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं बेटा, समझो, मैं आपको ये समझा रहा हूं, मैं अपनी पेंशन का कुछ कम्यूट भी करवा सकता हूं और कुछ अनकम्यूटेड भी छोड़ सकता हूं। अनकम्यूटेड वाला जितना भी रिटायरमेंट के बाद वाला मिल रहा है, रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा, जाहिर सी बात है, पेंशन है तो जो भी रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन कम्यूटेड वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट करने का तरीका ये मैंने आपको न्यूमेरिकल लेकर समझा दिया। डन। अब अगर बेटा बगल वाले में चलूं तो बगल वाले में तो सेम है, बस एक ही चीज चेंज हो रही है, 1/3 की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। इट मींस सर एक बार सम अप करो, लो बेटा सम अप करता हूं। ग्रेच्युटी क्यों लिख रहा हूं मैं, हम लिखना चाहते पेंशन। बेटा अगर पेंशन अनकम्यूटेड है तो चाहे तुम कोई भी इंप्लॉय हो, जो भी रिटायरमेंट के बाद आपको मिल रहा होगा पेंशन, उसको कैलकुलेट करना, जो भी परसेंटेज वगैरह दे रखे उसको यूज करके कैलकुलेट करना, और पूरा का पूरा क्या कर देना, सैलरी का पार्ट बना देना टैक्स। लेकिन अगर पेंशन कम्यूटेड है
और कम्यूटेड पेंशन मिल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो इसका तो कैलकुलेशन ही खत्म हो जाता है, 100 का 100 एग्जाम्प्ट कर देना। ठीक है सर। अब अगर मैं बात करता हूं अदर एम्प्लॉयज की, तो अदर एम्प्लॉयज में थोड़ा सा ध्यान देना है, बस इतना कि ग्रेच्युटी मिलती है या ग्रेच्युटी नहीं मिलती। अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो बेटा 1/3 कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेशन की परसेंटेज इनटू में 100, और इधर 1/2 इनटू में कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन की परसेंटेज इनटू में 100, बस ये कर देना। ये फिगर एग्जाम्प्टेड होगी और जो रिमेनिंग पोर्शन जो भी होगा, जितना भी बिल है उसमें से माइनस करोगे तो रिमेनिंग पोर्शन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। बच्चों मैंने आपको 2 हैवी टॉपिक करवा दिए, एक एचआरए और दूसरा अभी हमारा खत्म हुआ है जिसका नाम है पेंशन। आई होप अब नहीं होगी आपको इसमें टेंशन। खत्म? यस सर। पेंशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, अच्छे से पढ़ के जाना। कम्यूटेड क्या होता है, अनकम्यूटेड क्या होता है, मैंने सब कुछ बता दिया। पेपर में कैसे दे सकता है, कैसे कैलकुलेट करना है, सब कुछ। ठीक है सर। अब इसके बाद आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। यस बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा, गैलेंट्री अवार्ड्स जाहिर सी बात है, जो परमवीर चक्र होते हैं, महावीर चक्र होते हैं, इसमें तो यार पूरा ही एग्जाम्पशन दो ना, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं होगा। भाई देश के नाम इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं और तुम उस पर भी टैक्स ले रहे होगे तो एकदम ही बेहद ही खराब लगेगा, है ना। तो एग्जाम्पशन है, एक बार पढ़ लेते हैं। Any income by way of pension received by individual is exempt from income tax if such individual was an employee of central or state government, और उसे अवार्ड हुआ था परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। सब कितने बड़े बड़े काम करके मिलते हैं, देश के लिए काम करके मिलते हैं, है ना। चलो जी, सैल्यूट है इनको। और सच अदर गैलेंट्री अवार्ड्स या कोई और जो देश के नाम अवार्ड मिला है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उन सब में एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 1018, ये 1018 ही चल रहा है बेटा गैलेंट्री अवार्ड्स वाला। वुड बी अवेलेबल टू एन असेसी इर्रिस्पेक्टिव, यहाँ कोई नया पुराना रिजीम नहीं है, सबको मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड्स का एग्जाम्पशन, सबको, सारे एम्प्लॉयज को। डन ना। सारे एम्प्लॉयज का मतलब जो ये जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, डन ना। आमतौर पे आर्मी, नेवल, इन सबको मिल रहा होता है। चलिए जी, आई होप ये गैलेंट्री वाला भी क्लियर होगा। ऐसा इसमें ना कोई कैलकुलेशन का पार्ट ही नहीं था, तो तुरंत खत्म हो गया। जहां कैलकुलेशन का पार्ट था पेंशन, वहां हमने आधा घंटा लगा दिया। चलो सर, कोई दिक्कत नहीं, पूरा डिटेल में करके जाओ। अब बेटा ग्रेच्युटी, आय हाय हाय, क्या गजब का टॉप, मजेदार टॉप, एकदम गजब। ग्रेच्युटी भाई मैंने अपनी जवानी कंपनी के नाम कर दी, तो कंपनी मुझे ग्रेटिट्यूड के तौर पे ग्रेच्युटी का पैसा पे करेगी, मोटा पैसा पे करेगी। तो जो भी पैसा मेरे को मिलेगा, क्या पूरा टैक्सेबल है या पूरा एग्जाम्प्ट है, वो हमारे को देखना है। आओ मेरे बेटा देखते हैं। देखना ग्रेच्युटी भाई, देखो सबसे पहले तो फुली टैक्सेबल की बात कर गया, सर्विस के दौरान मिली है, सर्विस जॉब कर रहा हूं और ग्रेच्युटी उठा ली मैंने, पूरा का पूरा टैक्सेबल, नो एग्जाम्पशन, फुली टैक्सेबल, नो एग्जाम्पशन, 0 एग्जाम्पशन है भाई। ठीक है सर। रिसीव हो रहा है रिटायरमेंट के वक्त पे या डेथ के वक्त पे, फिर काम की चीजें। ठीक है सर, देखते हैं काम की चीजें क्या है। रिसीव हो रहा था अंडर पेंशन कोड रेगुलेशन, जो डिफेंस एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पे लगता है, मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो फेवर ही फेवर, बोलो भाई पूरा का पूरा क्या हो गया, एग्जाम। हमारे लिए तो इतना ही ध्यान रखना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब एग्जाम। ठीक है, ओके। लेकिन 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 ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा होता गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो टैक्सेबल। ओके ओके सर, ओके ओके ओके। अब अगेन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो अदर एम्प्लॉय पे आ जाएगा। ठीक है, ग्रेच्युटी की बात पढ़ रहे हैं और आप ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के तहत, ग्रेच्युटी एक्ट के तहत उस कंपनी में फॉल कर रहे हो, मतलब आपके ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट लगता है। ठीक है। और दूसरा, जब आपके ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट नहीं लगता, नॉट कवर्ड, एक कवर्ड तो ये वाला एग्जाम, ये नॉट कवर्ड तो ये वाला एग्जाम। क्या है ये, लेट्स सी बेटा। यहां पे तीन चीजें बोलेगा, लेकिन तीनों बहुत इजी, आप डोंट वरी रहो, एकदम निश्चिंत होकर पढ़ो। अगर ग्रेच्युटी एक्ट में फॉल कर रहे हो तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जेम्प्टेड, इन तीनों में से जो सबसे कम है वो एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा सर, मैं बताता हूं बेटा। पहली फिगर आएगी 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपए, सीधा 20 लाख, फ्लैट 20 लाख। दूसरा,
एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो पहला और दूसरा तो कितना नॉर्मल है। ग्रेच्युटी की पहली फिगर 20 लाख लॉ का पार्ट है। दूसरा जो क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ भी गिवन हो सकता है। तीसरा जिसमें आपको समय लगाना है 15 डेज सैलरी, 15 दिनों की सैलरी, 15 दिनों की सैलरी। महीने में दिन कितने होते हैं? 30 और 31। लेकिन इस पॉइंट के लिए मान के चलना महीने में दिन कितने हैं? 26। ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ कहता है। 15 दिनों की सैलरी भाई महीने में 30 दिन के हिसाब से निकलती है, 31 के हिसाब से, लेकिन लॉ कहता है 26 दिन मान के चलना। ठीक है सर, मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लॉ कह रहा है ना। इट मींस 15 डिवाइडेड बाय 26। अभी तक की लाइन ये पड़ी, ठीक है। बेस्ड ऑन लास्ट ऑन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। बेटा लास्ट ऑन सैलरी मतलब ये रही सैलरी। इस चैप्टर में ना एक खास ध्यान देने वाली बात ये होती है, सैलरी हर जगह अलग अलग भी लिखी हुई है, तो यहां पे इस वाले पोर्शन के लिए सैलरी में आएंगी दो चीजें, एक बेसिक और दूसरा डीए, डियरनेस अलाउंस, क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है सर, तो 15/26 इंटू में बेस्ड ऑन लास्ट ऑन सैलरी, बेस्ड ऑन लास्ट ऑन सैलरी मतलब जो पिछले महीने की जस्ट सैलरी है, ठीक है, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, इंटू मतलब 15/26 कर लिया, इंटू में भाई मैंने 24 साल जॉब करी है तो इंटू में 24, जो भी सैलरी थी वो मल्टीप्लाई में कर देना, बस खत्म। इट मींस मैं क्या कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं 15, अगर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है 15/26 इंटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट सैलरी में दो चीजें जोड़ना बेटा, डी और बेसिक, ठीक है, इंटू में जितने ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस मैंने कर लिया, जितने साल मैंने काट लिया आपकी कंपनी में। अब उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, अगर 26 साल काटे तो इंटू में 26, अगर 26 साल 5 महीने काटे तो भी 26, 26 साल 6 महीने काटे तो भी 26, लेकिन अगर 26 साल 7 महीने काट लिए तो 27। 6 महीने के ऊपर जाते ही वो एक साल काउंट होने लग जाएगा, तो 26 साल 8 महीने 26 साल नहीं कहलाएंगे, 27 साल कहलाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा ग्रेच्युटी एक्ट वाला, 15/26, इसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन की वैल्यू से सीधा 15/26, ये आप क्वेश्चन में ढूंढोगे, इनटू में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये भी क्वेश्चन में ढूंढोगे, मल्टीप्लाई कर देना और इसे कंपेयर कर देना, पहली फिगर 20 लाख, दूसरी जो हमारे को ग्रेच्युटी मिला था क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो लोअर होगा वो क्या होने वाला है मेरे बेटा, वो होने वाला है एग्जेम्प्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। ग्रेच्युटी मिल रहा था और ये अदर एम्प्लॉयज था, तो ये वाला केस है ना, और ग्रेच्युटी मिल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। अब बेटा एक और है, अगर ग्रेच्युटी में कवर नहीं है, बेटा ग्रेच्युटी में कवर नहीं है ना, तो सैलरी की डेफिनेशन अलग है, ग्रेच्युटी में कवर हो तो सैलरी की डेफिनेशन अलग है। अब आप मुझसे पूछोगे ऐसा क्यों, तो बेटा यही लॉ कह रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, लॉ ने लिखा हुआ है, इसके लिए सैलरी कुछ और इस वाले के लिए, लास्ट वाले के लिए सैलरी कुछ और, तो ये ध्यान रख के जाना पेपर में, है ना। हाँ, पूरा आंसर गलत ना हो जाएगा बेटा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सेम 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 सेम, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव सेम सेम, भाई 2 पॉइंट तो सेम है बेटा। अगला भी सेम जैसा है, सेम नहीं है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, लिखता है बेस्ड ऑन ये, फिर उसके बाद एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड के बाद बेटा ये डैश लगना चाहिए था, डैश, ये अगला पॉइंट है, थर्ड है, सी हाफ मंथ सैलरी। बेटा हाफ मंथ सैलरी यहां 15/26 कर रहा था, 15/26 ऑलमोस्ट हाफ ही तो हो गया, 15/30 कर देता तो हाफ हो जाता, तो जैसे यहां 15/26 था, यहां 15/26 की जगह हाफ कर दिया, 1/2, ठीक है, कर दिया हाफ, इनटू में बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ सैलरी, भाई लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी, मतलब कैलकुलेशन का एक पार्ट बढ़ गया, जिस साल में रिटायर हुआ ना उससे पिछले 10 महीने की क्या निकालना सैलरी, क्वेश्चन में गिवन होगा डेटा बेटा, 10वां 9वां 8वां 7वां 6ठा 5वां 4था 3रा 2रा और पहला, ये 10 महीने से की सैलरी हो गई, इसको 10 से डिवाइड कर देना तो एवरेज आ जाएगा, 10 महीने की सैलरी जोड़ देना, यहां से लेकर यहां तक 10 महीने की सैलरी प्लस कर देना, डन, जितनी भी आई 1 से लेकर 10 महीने तक जोड़ देना, इनटू में 10 से डिवाइड कर देना, तो 10 मंथ्स का एवरेज आ जाएगा। आई होप क्लियर है। अब इसमें ना पता है पेपर में वो खेलेगा कैसे, खेलना हुआ अगर उसे, तो वो ये खेलेगा कि यहां पे आकर सैलरी बढ़ गई थी तो क्या हो गया भाई, यहां से लेकर यहां तक बढ़ी हुई जोड़ देना। मैं क्या कह रहा हूं वो समझना, मुझे इस पीरियड की सैलरी उठानी है,
तो जो भी सैलरी थी उसको बस लिखते हुए जाना, प्लस करते हुए जाना, बात खत्म। बीच में कभी बढ़ी थी तो बढ़ी हुई सैलरी प्लस कर देना, क्या फर्क पड़ता है उससे, सैलरी तो सैलरी होती है ना। हाँ जी सर। फिर उसके बाद क्या करना है सर, ये आपका एवरेज आ गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है एवरी कंप्लीटेड ईयर। अब यहां अलग क्या है, यहां लिखा हुआ था 6 महीने से ऊपर होता है तो पूरा साल काउंट होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 26 साल 9 महीने काम कर लिया तो भी 26 साल, 26 साल 11 महीने काम कर लिया तो भी 26 साल, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे 26 साल 11 महीने काम करा तो 27 साल, ये है बेटा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब जब बात आएगी बेटा सैलरी निकालने की, तो सैलरी निकालने के लिए हमें सैलरी में क्या क्या जोड़ना है, बेसिक डीए इफ प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस नया क्या जुड़ रहा है, नया जुड़ रहा है कमीशन फिक्स परसेंटेज वाला। तो यहां पे सैलरी निकालते वक्त जब ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो रहे तो सैलरी निकालते वक्त कमीशन भी जुड़ रहा है, लेकिन नॉर्मल वाले केस में जहां ग्रेच्युटी कवर हो रहा था उस वाले केस में कमीशन वाला पार्ट नहीं जुड़ेगा, बाकी बेसिक और डीए वाला पार्ट जुड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं एक बार सम अप करके बोलूं तो बेटा ग्रेच्युटी में कवर हो 15/26, देखो पहली फिगर तो बहुत नॉर्मल सी थी 20 लाख, ग्रेच्युटी रिसीव, काम का तो ये था ना 15/26 इंटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू में कंप्लीटेड ईयर्स, फ्रैक्शन को कंसिडर करना है। अगर ग्रेच्युटी में कवर नहीं है तो 1/2 पिछली 10 महीने की सैलरी का एवरेज, इसे मैंने 10/10 कर दिया, ठीक है, इनटू में ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। लेकिन यहां पे फ्रैक्शन को क्या करना है, इग्नोर, बस यही था। बाकी यहां पे भी ये पहली दूसरी फिगर सेम थी, अरे यार मिट क्यों जा रहा है ये, एक 20 लाख और दूसरा था हमारा एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, विच एवर इज लोअर। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना कौन से एम्प्लॉय के लिए क्या कह रहा है, अच्छे से। अगर आपने बिना देखे जल्दबाजी कर दी ना तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आता हुआ गलत हो जाएगा। एक बार फटाफट ये चार्ट देख लो, आपने मोटी मोटी चीजें खत्म कर दी हैं। पढ़े आगे, यस सर। अब है बेटा हमारा कहां है लीव इनकैशमेंट। अगेन बेटा बहुत इजी है भाई, मुझे छुट्टियां मिलती हैं, मैं नहीं लेता, काम करता रहता हूं, तो उसके बदले भी मुझे पैसा मिलेगा। अब जो पैसा मिलेगा उसमें से कुछ टैक्सेबल और कुछ एग्जेम्प्ट। व्हाट इज द टैक्सेबल लिमिट, व्हाट इज द एग्जेम्पशन लिमिट, उसके लिए लॉ बना हुआ है। आओ देखते हैं बच्चे। लीव इनकैशमेंट का एग्जाम्पशन दे रखा है 10 है, ये जो बोथ लिखा है ना ब्रैकेट में बेटा बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ये दोनों रीजन्स में, ओल्ड और डिफॉल्ट दोनों में, ठीक है। लीव इनकैशमेंट अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस मिला, जॉब के दौरान मिला, भाई फुली टैक्सेबल, पूरा टैक्स, कोई रियायत नहीं, एकदम निर्दयी हो गए। लेकिन अगर लीव इनकैशमेंट मिल रहा है कब, देखो बेटा कब मिल रहा है, रिटायरमेंट के वक्त पे मिल रहा है, और भाई साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो देखो कितना सारे अगर पेपर में आ गया तो मजा ही आ जाए, फुली एग्जाम। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला का तो अभी तक आपने जहां पढ़ा एग्जाम के देखा है ना, लेकिन हाँ टैक्सेबल भी था बेटा, जैसे अनकम्यूटेड वाला हो गया, यहाँ पे भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस ले लिया, तो ये सब भी ध्यान रखना। कहीं ऐसा मत सोच के चले जाना गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब हमेशा एग्जाम, नहीं, बहुत सारी सिचुएशन है जब उनके हाथ में भी टैक्स लग जाता है। चलो अब मेन तो है बेटा एनी अदर एम्प्लॉय, मतलब हम प्राइवेट सेक्टर वाले लोग, तो क्या होगा, तो देखते हैं बेटा, ये होने वाला है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्ट। लीस्ट जो तीनों में चारों में सबसे कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या है बेटा, पहला 25 लाख रुपए, ठीक है, ये कलर दिख नहीं रहा आपको, पहला 25 लाख लॉ का पार्ट है, कुछ नहीं कर सकते। लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव, लीव की कितनी सैलरी मिली क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों में कर सकते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से। 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, 10 महीने की सैलरी का एवरेज, खत्म। 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, 10 महीने की सैलरी निकालना है ना, 10 से डिवाइड कर देना, ठीक है सर।
तीसरा, हाँ सॉरी चौथा, कैश इक्विवेलेंट, ध्यान से देखना, कैश इक्विवेलेंट बराबर ऑफ अनअवेल्ड लीव, जितनी अनअवेल्ड लीव रही, जो आपने छुट्टियां नहीं ली, और इसे भी डिपेंड करवाना है लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी के टू द क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जितनी भी मेरी सैलरी क्रेडिट पड़ी हुई है, जितनी भी क्रेडिट पड़ी हुई है, क्रेडिट मतलब जिसकी जो मैंने छुट्टियां नहीं ली थी, फॉर एग्जांपल मैंने 300 छुट्टियां नहीं ली थी, तो 300 के हिसाब से कैलकुलेशन होने वाली है। फिर से कह देता हूं, अगर मुझे लीव ट्रेवल कह रहा हूं, लीव इनकैशमेंट मिल रहा है, इट मींस मैंने छुट्टियों के बदले पैसा मिला है, तो छुट्टियों की कैलकुलेशन का तो लेना होगा ही ना। अब समझना बेटा ध्यान से, एक नोट लिखा हुआ है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अर्न्ड लीव इंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज फॉर द ईयर, पूरे साल में 30 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मैंने 20 साल काम करा, तो मेरी कितनी छुट्टियां का पैसा मिलने के लिए मैं हकदार हो गया? 600। मैंने एक्चुअल में छुट्टियां, मान के चलते हैं एक्चुअल में मैंने टेक्स लीव लिए थे, मान के चलो 400, तो मैंने कितनी लीव अनअवेल्ड रखी? अनअवेल्ड 200। ये अनअवेल्ड का मेरे को पैसा मिल जाएगा, बस खत्म। ये मेरे को निकालना है। कैसे निकलेगा वो समझना बेटा। ये वाला पोर्शन मैं और डिटेल में बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला पोर्शन, मेरे अनअवेल्ड डेज आए 200। अनअवेल्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? अनअवेल्ड का मतलब जो मैं छुट्टियां नहीं लिया, तो पैसा दोगे ना उसे। 200 दिन मैंने काम करा, इन डिवाइडेड बाय 30। 30 क्यों करा भाई? 200 दिन था, महीने वाइज मिलती है ना सैलरी, तो 30 दिन मान के चल लिए, 30 दिन डेज होते हैं एक महीने में, वो डिवाइड कर दिया इनटू में। अब सुनना बेटा, इनटू में बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो बेटा यहां पे भी तो यही था, 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी निकाली थी, तो जो फिगर यहां पे आएगी वो यहां लिख दी, जो पॉइंट सी में आया, और क्योंकि उसका 10 मंथ्स का एवरेज है तो 10 से डिवाइड कर दिया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। जैसे ही आप ये कैलकुलेट करोगे तो हमारी ये वाली फिगर निकल कर आ जाएगी। ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ था ये मैंने आपको फॉर्मूले के हिसाब से बता दिया, आराम से देख लो इसे, और जो पूछना है पूछो, लेकिन पूछोगे कैसे? फटाफट देखो बच्चे, आपको बस तीसरा वाला पॉइंट देखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? कैश इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये मेथड लगाना है। अनअवेल्ड लीव आपको निकालनी आनी चाहिए। साल में 30 मिलती थी, मैंने 20 साल काम करा तो 600 मिल गई। 400 मैंने अवेल कर ली थी, क्वेश्चन में गिवन होगा अवेल्ड कितनी है, तो अनअवेल्ड आ गई 200। ये 200 निकाल के दिखाना, इसका नंबर मिलेगा। फिर इस अनअवेल्ड लीव का इस हिसाब से पैसा कैलकुलेट कर लेना। ये चौथी फिगर हो गई। इन चारों में से जो भी लोअर होगी उसे हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सेप्ट। बस खत्म। देख लो अच्छे से, बस पीएफ एक और बचा हुआ है, जिसमें ज्यादातर चीजें तो वैसे डिडक्शन चैप्टर की हैं, तो आपको ज्यादा समय यहां नहीं लगेगा। बोलो भाई, हो गया क्या? इतना ध्यान रखना बेटा, मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देता हूं, जो यहां आ रहा होगा ना वो ही यहां जा रहा होता है। डन। असल में दोनों चीजें सेम ही है, इस वजह से ये बीच वाला ब्रैकेट वाला पोर्शन सेम है, इस वजह से। इसका अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लोगे तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे भी क्लियर कर दिया। यहाँ पे क्या करना है? 10 महीने की सैलरी का 10 महीने का एवरेज निकालना है। यहाँ पे भी वही करना है, और इस वाली फिगर को बस जितनी अनअवेल्ड लीव है उसके हेल्प से कैलकुलेट कर देना। आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। सैलरी यहाँ पे क्या क्या रहेगी? सैलरी जो भी आप कैलकुलेट कर रहे होगे उसके लिए सैलरी चाहिए ना, तो सैलरी फॉर दिस पर्पस मींस बेसिक एंड डीए इफ प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कमीशन भी जुड़ेगा, फिक्स परसेंटेज वाला कमीशन भी जुड़ेगा। तो यहाँ सैलरी में तीनों चीजें जा रही है, आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपका सैलरी खराब हो गया तो पूरा ही खराब हो जाएगा। भाई क्या क्या पढ़ लिया? इतनी देर हो गई, क्या क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले पढ़ा वो छोटे छोटे अलाउंस थे, चिल्ड्रंस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस। उससे पहले पढ़ा था एचआरए, पूरा याद होना चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा आपने, पेंशन एन्युटी। दूसरा और इंपॉर्टेंट पढ़ा ग्रेच्युटी, और तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा
लीव इनकैशमेंट। आई होप बच्चों ये सब कुछ क्लियर होगा। ये तो डायरेक्ट था, पहला दूसरा तीसरा चौथा कैलकुलेट करके देखना, जिसमें चौथा मेन था वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, सैलरी में क्या क्या जाएगा वो, और साल में कितने दिनों की छुट्टी का मिलता है 30। अनअवेल निकाल के दिखाना, नंबर मिलेंगे। ठीक है सर, ओके। अब बेटा प्रोविडेंट फंड, इसमें ना बेटा ये जो शुरुआत में जो कंट्रीब्यूशन वाली बात है, तो कंट्रीब्यूशन यहां क्यों आएगा, कंट्रीब्यूशन तो 80 वाले में जाएगा, डिडक्शन मिलती है उसकी, तो शुरुआत में तो डिडक्शन की बात लिखी हुई है। ठीक है सर, जो मेन इस चैप्टर के लिए काम का है वो ये वाले कॉलम है जो मिल रहा है। तो क्या टैक्सेबल क्या वो देख लेते हैं। जो भी इंटरेस्ट मिला एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पे 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है आरपीएफ में। यूआरपीएफ में टैक्सेबल नहीं है, एसपीएफ में फुली एग्जेम्प्ट है, पीपीएफ में एम्प्लॉयर देता ही नहीं, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयर की बात ही नहीं आएगी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, पीपीएफ तो हमारा होता है ना भाई, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का। ठीक है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगेन सेम 9.5% से ज्यादा मिल रहा है, यहां पे टैक्सेबल, यहां पे सवाल ही नहीं उठता। यहां पे मिल जाएगी एग्जाम्पशन, लेकिन कुछ कंडीशन है। यहां पे फुली एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट सारा पीपीएफ का एग्जाम्प्ट है। अब ये पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है पेपर के लिए, ध्यान देना। और जिसमें भी मेन तो बेटा ये लिखता है, अमाउंट विड्रॉन ऑन रिटायरमेंट या टर्मिनेशन, मेरी जॉब खत्म हो गई या रिटायर हो गया, अब पीएफ का पैसा मिला है, एग्जाम्प्ट है, लेकिन कुछ कंडीशन है। मैंने कंडीशन हटा दी, बहुत बेसिक है, मैं बता देता हूं। लगातार 5 साल काम करा, 5 साल से पहले भी निकाल सकता हूं, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई थी, लाइक कोई डेथ वगैरह का केस था या कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, तो नॉर्मली टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो भाई डन, ये वाली बात डन है? यस सर। तो आरपीएफ एग्जेम्प्ट है, जो भी पीएफ का पैसा विड्रॉ करा, हमारा टॉपिक तो पीएफ ही चल रहा था ना। यस, जो हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड फंड है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल, बट इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर बेटा आपने अदर सोर्सेज पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा सारा इंटरेस्ट वहीं टैक्सेबल होता है, तो यूआरपीएफ का इंटरेस्ट वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, काम का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये है, जो भी एसपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, जो भी विड्रॉ कर रहे हो पैसा, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और पीपीएफ तो बेनिफिट ही इतने हैं सारे पीपीएफ में कि वो भी पूरा एग्जेम्प्ट है। इन शॉर्ट, पेपर के लिए ये वाला एग्जेम्प्ट हो गया, ये वाला भी एग्जेम्प्ट हो गया, ये वाला भी एग्जेम्प्ट हो गया, तो सैलरी के लिए तो ये बहुत इजी चीज हो गई कि भाई क्या क्या एग्जेम्प्ट है। बटन ना, आई होप ये समझ में आया होगा। ये कलर आपको शायद दिख ना रहा हो, अभी मैंने क्या बोला मैं बता देता हूं। ये एग्जेम्प्ट है, ये वाला भी एग्जेम्प्ट है, ये वाला भी एग्जेम्प्ट है, ये तो तीनों एग्जेम्प्ट ही हो गए ना, बस खत्म। अब जो ऊपर लिखे हुए ना बेटा, वो सेम टू सेम आप डिडक्शन में पढ़ोगे कि कितना सैलरी का डिडक्शन मिलता है, 80C में कितना मिलता है, नए वाले रिज्यूम में मिलता है, पुराने वाले में मिलता है, वो लिखा हुआ है। तो बहुत बेसिक है, वो डिडक्शन चैप्टर में वैसे भी रिवीजन होगा आपका। चलो, सैलरी का मतलब क्या है उस पर्पस के लिए वो दे रखा है, कमीशन वगैरह सब जुड़ता है। बेटा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बोथ दोनों में मिलेगा। व्हाट इज रिट्रेंचमेंट? भाई टर्मिनेशन हो गया मेरी इंप्लॉयमेंट का, तो जो भी मुझे कंपनसेशन मिला उसमें से थोड़ा टैक्सेबल थोड़ा एग्जेम्प्ट, यही होता है ना। तो ये सारी कहानी लिखी है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत मुझे कोई कंपनसेशन मिलेगा तो क्या टैक्सेबल होगा क्या एग्जेम्प्ट, वो देख लेते हैं एक बार। अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से जो भी प्रोविजन है वो बताता है 15 दिनों की एवरेज पे, 15 दिनों की एवरेज सैलरी इनटू में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। वही है बेटा, 30 दिन मान के चलना। अब कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मतलब अगर मैंने 27 साल काम करा तो 27 साल, 27 साल 8 महीने काम करा तो 27 की जगह 28, ध्यान रखना है ना। सेम ऐसे ही अभी आपने लीव के अंदर करा था। अगला, एन अमाउंट नॉट लेस देन गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, जो गवर्नमेंट बता देगी, और गवर्नमेंट ने कितने रुपए बता रखे हैं? 5 लाख। तो पहला 15 दिनों की सैलरी निकालना, दूसरा 5 लाख रुपए 15 दिनों की सैलरी कंप्लीटेड ईयर्स की, जितने साल आपने जॉब कर ली, काट लिया जितना समय, फिर दोनों में से जो लोअर आएगा वो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हमारा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। जनरली पूछता कम है लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है 15 दिनों की एवरेज सैलरी सर, ओके। और 15 दिनों की एवरेज सैलरी निकालने के लिए क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, कितने सालों तक हमने जॉब काट ली, और जो एक्सेस था 6 महीने वाला वो भी ईयर में काउंट कर लेना, ठीक है। और दूसरा जो लॉ ने बता रखा है 5 लाख, विच एवर इज हायर या लोअर, भाई सरकार लोअर ही देगी ना, तो लोअर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बेटा, रिट्रेंचमेंट हुआ हमारा,
वीआरएस बेटा बहुत मतलब बहुत ही कम पूछता है। वॉलेंटरी रिटायरमेंट आपने सुना होगा, तो उसके लिए क्या एग्जाम्पशन है, क्वेश्चन में सीधा जो गिवन होगा उसमें से ये तीन में से जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन, मतलब एक तो हो गया हमारा 5 लाख जो लॉ ने बोला हुआ है। दूसरा 3 महीने की सैलरी इनटू में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 3 महीने की सैलरी इनटू में जितने साल मैंने जॉब कर ली, और करंट सैलरी पर मंथ बेस्ड ऑन मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, कितने मेरे महीने बचे हुए थे, और करंटली सैलरी कितनी चल रही है। मान के चलो मेरी करंट सैलरी चल रही है 10,000 रुपए और अभी मेरे 40 महीने बचे हुए, तो 10,000 इंटू में 40, फिर तीनों में से जो लोअर आएगा वो हमारा वीआरएस के लिए बोलो क्या होने वाला है, एग्जेम्प्ट। फिर नीचे सैलरी में क्या क्या जाएगा, तो बेटा सैलरी में बेसिक जाएगा, डीए जाएगा और कमीशन परसेंटेज वाला। ज्यादातर जगह कमीशन परसेंटेज वाला जाता है, बेसिक डीए तो हर जगह ही जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जगह पे कमीशन परसेंटेज वाला जाता है। आई होप ये क्लियर होगा, है ना सर? यस। अगर आप बोलोगे तो मैं ना आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एक छोटी सी लिस्ट जहां पे साफ साफ लिखा होगा कौन से वाले में क्या सैलरी की मीनिंग होती है, कहां डीए जाता है, और या फिर आप इसे नोट डाउन कर लो कहीं पे, वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, लास्ट मोमेंट के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है सर, आगे करते हैं। आगे क्या है बेटा, ये हमारा वीआरएस सारे खत्म हो गए, सारे मेजर टॉपिक लगभग खत्म हो गए। आगे अब बेटा परक्यूजिट्स आ गए हैं। परक्यूजिट्स नॉन मॉनेटरी कोई टॉपिक है ये भाई, देखो कितने इजी है, ऐसे तो देखते चेहरा खिलखिलाना चाहिए, खिलखिला जाना चाहिए। वहां एचआरए मिला था, यहां घर मिल गया, मोटर गाड़ी मिल गई, लैपटॉप मिल गया, लैपटॉप बेच दिया, सस्ते पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल गया, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। डन। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप याद करके जाओगे वरना बहुत पिटोगे, पहला नाम रहेगा हमारा क्या, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन जो पीछे लिखा हुआ है। दूसरा मोटर कार, जो बहुत 1600 सीसी वाले इंजन, याद करो वो तो बच्चों का फेवरेट होता है, चलो क्योंकि वो जल्दी याद हो जाते हैं ना, इसलिए आपके लिए मेन पता है क्या था भाई, मेन ग्रेचुटी एन्युटी ये सब निकालना मेन था, जैसे मैंने पूरा पूरा एकदम बारीकी से बताया, तो उसे प्लीज करके जाना, प्लीज नंबर आने चाहिए, नंबर आने चाहिए। अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेना बेटा, ये आपका एक फुल फ्लैश रिवीजन चल रहा है, रिवीजन नहीं है, पूरा पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? तो प्लीज अच्छे से, प्लीज 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 नंबर चाहिए मेरे भाई। चलो बेटा, रेंट फ्री रेसिडेंशियल एकोमोडेशन या फिर एकोमोडेशन मिला था लेकिन कंसेशनल रेट पे, या तो मेरे से किराया नहीं लिया मेरे एम्प्लॉयर ने, मेरे को जगह दी रहने के लिए, मेरे से किराया नहीं लिया, या लिया तो कंसेशनल रेट लिया, कम लिया। तो भाई घर दे रहे हो, पैसा है या नॉन मॉनेटरी है? नॉन मॉनेटरी, और ये बेनिफिट तो है, जो भी बेनिफिट मिलेगा सैलरी का पार्ट बनेगा तो सैलरी में जोड़ देंगे। अब सवाल उठता है घर मिला तो कितना जोड़ेंगे, प्रॉब्लम समझो, घर मिला तो कितना जोड़ेंगे, पूरे घर की वैल्यू थोड़े ना जोड़ देंगे, मैं तो 2 महीने रहा, 1 साल रहा, 5 साल रहा, पूरे घर की वैल्यू को जोड़ रहे हो? तो बेटा उसी के लिए वैल्यूएशन के रूल्स है, वैल्यूएशन के क्या है और रूल्स, वो हमारे को पढ़ने हैं। मोटर कार और ये हमारा रेजिडेंशियल वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे अच्छे से पढ़ते हैं। आइए, कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, भाई गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉय हो, ठीक है। अनफर्निश्ड है, कोई एसी टीवी और वो अलमीरा वगैरह नहीं लगा हुआ है, घर से लाना पड़ रहा है। और अगर फर्निश्ड है तो क्या, फर्निश वाले में तो सब में सेम सेम लिखा हुआ मिलेगा, आगे नॉन गवर्नमेंट वालों के लिए भी सेम लिखा होगा, ये समझिएगा बेटा। अगर अनफर्निश्ड है तो जो लाइसेंस फीस है, लाइसेंस फीस क्वेश्चन में गिवन करेगा, हम थोड़ी ना निकालेंगे लाइसेंस फीस, क्वेश्चन में गिवन होगा लाइसेंस फीस, ठीक है। एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, जो गवर्नमेंट के रूल्स होंगे, एज रिड्यूस्ड बाय द रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय। मान के चलो पूरे साल का बताते हैं, वहां का वो था, लेट से मान के चलते 2 लाख रुपए, ठीक है सर, लाइसेंस फीस था। और मैं खुददार इंसान, मैंने 2 लाख रुपए का घर में रहता रहा हूं, लेकिन मैंने 40,000 रुपए दे भी रखे हैं, तो बताओ बेटा मेरी सैलरी में कितना रुपए जुड़ जाएगा, 1,60,000। ये पूरे इसमें ध्यान रखना, पूरे रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में जो भी मैंने पे कर दिया वो वाला हिस्सा रिड्यूस हो जाना चाहिए, फिर जो बचा हुआ होगा वो सैलरी में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। इट मींस, फिर से बोलता हूं, अगर अनफर्निश्ड घर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो जो भी लाइसेंस फीस है वो सैलरी का पार्ट बनेगा, लेकिन एम्प्लॉय ने कुछ दे दिया था तो उस लाइसेंस फीस में से वो वाला माइनस कर देना, माइनस करने के बाद आएगा अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यूएशन, ये जोड़ देना सैलरी में, ठीक है सर। बेटा अगर फर्निश्ड है तो फर्निश क्या गली में लगा देगा भाई, फर्निश भी तो घर के अंदर ही लगाएगा ना, तो ये तो होगा ही होगा, ये तो जाएगा ही जाएगा, सी वाला पार्ट तो जाएगा ही जाएगा। अब ध्यान सुनना प्लीज, ध्यान से, एक बार मैं डिटेल में बता दूंगा, फिर उसके बाद आपको समय नहीं लगेगा।
गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, सबके लिए सेम है। अगर फर्निश्ड घर है, फर्निश्ड है बेटा, तो इसमें एक चीज तो ये जाएगी जो अनफर्निश्ड वाली, ये तो होगा ही होगा, अनफर्निश्ड वाला तो पार्ट बनेगा। प्लस अब दो सिनेरियो बनेंगे सेकंड के लिए। सेकंड के लिए दो सिनेरियो क्या बनेंगे सर? पहला, इधर लिखता हूं मैं, अगर जो फर्नीचर लगा वो एम्प्लॉयर ने खरीदा था, एम्प्लॉयर का था वो, तो जितने की भी कॉस्ट थी हर साल उसका 10% सैलरी में जुड़ जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने खरीदा नहीं था, रेंट पे लिया था, एम्प्लॉयर ने रेंट लिया था, तो जितना रेंट जाता है वो जुड़ जाएगा। खरीदा हुआ है तो कॉस्ट का 10% जुड़ेगा, अगर किराए पे ले रखा है तो रेंट का वैल्यू जुड़ेगा, और अगर एम्प्लॉय उस फर्नीचर को यूज करने के बदले पैसा पे कर रहा है तो उसे रिड्यूस कर देना, माइनस करने के बाद जो होगा वो जोड़ देना, पूरी हमारे घर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये सैलरी का पार्ट बनेगी और टैक्स लग जाएगा। भाई बोलो समझ में आया क्या? आई होप समझ में आ गया होगा। देखो फर्निश वाले की टैक्स वैल्यूएशन निकालने के लिए अनफर्निश तो जाएगा ही जाएगा, प्लस अगर जो मेरे को फर्नीचर मिला वो एम्प्लॉयर ने खरीदा हुआ था तो उसका 10%, कॉस्ट का 10% क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन अगर किराए पे था तो जो किराया जा रहा था वो पूरा का पूरा जुड़ेगा, लेकिन एम्प्लॉय ने कुछ दिया था, पे कर दिया था यूज करने के बदले, तो वो रिड्यूस कर देना। ये हर जगह सेम है इस पूरे रेजिडेंशियल एकोमोडेशन में। जी सर, आयो बच्चे, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारा खत्म होता है। अब बेटा काम का तो ये वाला है जिसके सवाल के चांसेस ज्यादा है, पढ़ते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसके सवाल के चांसेस ज्यादा है। वेयर एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, जो बिल्डिंग है ना वो एम्प्लॉयर ओन करता है ना, जैसे टीसीएस है, रिलायंस है, उन्होंने अपने क्वार्टर्स या फ्लैट्स बनवा रखे हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा लोकेशन क्या है, मेरी सैलरी में कितना जुड़ेगा वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। इन सिटीज हैविंग अ पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा, ऐसे शहर है जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं एज पर 2011 का सेंसस, तो सैलरी का 10% जुड़ जाएगा, जितनी भी सैलरी है उसका 10% जोड़ देना, ठीक है। सैलरी का पार्ट बन गया एक साल की। दूसरा, अगर जहां पे मैं हूं वहां पे 15 लाख से कम और 15 लाख से ज्यादा और 40 लाख से कम है, क्योंकि 40 से ज्यादा वाले तो यहां गए, तो यहां 40 तक है, 40 तक, तो मेरी सैलरी का 7.5 जुड़ेगा। जैसे जैसे बंदे कम होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरी सैलरी में कम एडिशन हो रहा है, ठीक है। तीसरा, इन दोनों के अलावा कोई केस बचा, मतलब 15 लाख से कम है ना, तो उस केस में मेरी सैलरी में कितना जुड़ेगा? 5%। खत्म। कितना इजी था। बस क्वेश्चन में हमारे को देखना है कि नॉन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फिर देखना घर किसका है। अगर घर कंपनी का ही है, एम्प्लॉयर का ही है, तो फिर देखना वहां पॉपुलेशन कितनी है। 40 से ज्यादा है तो 10 जोड़ देना, 15 से 40 के बीच में है तो 7.5 जोड़ देना, और 15 से कम है या कोई और केस है, गांव वगैरह है, तो कितना जोड़ देना? 5%, ठीक है। फिर बेटा बगल वाली बात तो सेम है, ये तो अनफर्निश के लिए थी। अगर फर्निश है तो जो इधर वाले घर की वैल्यू आई ये, प्लस अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर का 10% अगर खरीदा हुआ है तो, लेकिन अगर रेंटेड है तो रेंट वाला जोड़ देना, लेकिन अगर कुछ रिकवर भी करा हुआ है तो उसे माइनस कर देना। ये सेम थी जो आपने गवर्नमेंट वाले में पढ़ी थी, ये सेम थी। आई होप बच्चे ये वाली बात भी क्लियर होगी। डन ना। यहाँ पे भी लिखा हुआ है अगर कोई रेंट पे करा था एम्प्लॉय ने तो वो माइनस कर देना। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कोई रिकवर हो गया था पैसा, एम्प्लॉय ने कुछ अपने ही जेब से दे दिया था, तो वो भी माइनस करना अलाउड है। मतलब वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। माइनस करने का मतलब ये हो रहा है कि वो सैलरी का पार्ट नहीं बन रहा है, बस यही है बेटा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर ओन करता है तो ये पॉपुलेशन वाला आपको ये परसेंटेज ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। डन? यस सर, डन। अब अगर एम्प्लॉयर ने वो बिल्डिंग नहीं खरीद रखी, एम्प्लॉयर ने खुद ने किराए पे ले रखी है, तो बेटा कितना इजी पॉइंट है। लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल। ये भी अदर एम्प्लॉयज की बात है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंट पेड, जितना भी कंपनी लीज रेंट पे करती है, या 10% सैलरी का, मतलब इधर जो हाईएस्ट था वो वाला वहां पे आ गया, या फिर क्योंकि उसने खुद ने खरीद नहीं रखा था कंपनी ने बिल्डिंग, तो जितना भी वो रेंट पे करती है, कंपनी जो रेंट पे करती है, तो कंपनी जो थर्ड पार्टी को रेंट पे कर रही है वो, या फिर एम्प्लॉय की 10 महीने की सैलरी, दोनों में से जो लोअर होगा वो सैलरी में जुड़ जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर एम्प्लॉय पे करता है तो उसे रिड्यूस कर देना, है ना। जैसे मैं कहता हूं कंपनी ने किसी बिल्डर से जो किराए पे ले रखा है 4 लाख रुपए का ले रखा है, और सैलरी का 10% आ रहा है 3 लाख, तो 3 लाख रुपए मेरी सैलरी में जुड़ जाएगा। सैलरी में जुड़ जाएगा रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के नाम का 3 लाख, और मैंने अगर 1 लाख रुपए पे कर रखे तो 1 लाख रुपए माइनस कर देना, 2 लाख रुपए सैलरी में जुड़ जाएगा। सेम फर्नीचर वाले में सेम जाएगा।
ये तो आएगा ही आएगा, ये 2 लाख वाली बात तो आएगी आएगी। अगर फर्नीचर है तो उसे भी जोड़ देना, डन ना। वही 10% वाली बात, और अगर किराए पे है तो किराया, और अगर कुछ मैंने पे करा है तो उसे रिड्यूस कर देना। बच्चों ये समझ में आ गया होगा, आई होप। यस सर। अगला है बेटा इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। बहुत बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने लोन दिया है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से सस्ते पे, तो ये भी तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, इसे भी तो सैलरी में जोड़ो। तो आओ जोड़ते हैं, कैसे जुड़ेगा वो देखना बेटा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन, कोई भी लोन मिला है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड या उसके घर वालों को दिया है, बीवी बच्चों को, मेडिकल ट्रीटमेंट को छोड़कर या कुछ बीमारियों को छोड़कर, इट मींस कुछ पर्टिकुलर बीमारियों को लेकर लोन दिया है ना, तो वो टैक्स का पार्ट ही नहीं, वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि बीमारी के लिए दिया है, जरूरी थी इसलिए। ठीक है। लोन कितने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इस केस में एग्जाम्पशन के लिए 20 लाख, तो हम इसे छोड़ते हैं। मुझे लोन मिला है, द इंटरेस्ट, तो कितना मेरी सैलरी का पार्ट बनेगा, द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द एसबीआई एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो भी फर्स्ट डे था प्रीवियस ईयर का, बेटा फर्स्ट डे प्रीवियस ईयर का तो हमेशा क्या रहने वाला है, 1 अप्रैल। तो जो 1 अप्रैल को एसबीआई में बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाना एट द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मंथली बैलेंस, और हर महीने जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता, भाई हर महीने एम्प्लॉय पे भी तो करेगा, बैंक उससे लोन लिया है एम्प्लॉयर से तो चुकाएगा भी। तो जो हर महीने का क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है एसबीआई के रेट से, वो क्लोजिंग बैलेंस निकालना, क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना। फिर एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस बता रखा है क्या होता है, एज रिड्यूस बाय द इंटरेस्ट, और वो वाला माइनस कर देना जो मेरे से रिकवर हुआ था। मतलब मैं समझा देता हूं, समझना। मैंने लोन कभी भी लिया हो, इस दिन का एसबीआई का रेट उठाना है। मैंने चाहे लोन यहां लिया हो, यहां लिया हो, यहां लिया हो, कहीं भी लिया हो, एसबीआई का रेट उठाना है इस दिन का। मान के चलो बेटा 10% का, ठीक है। मैंने लोन लिया था 10 लाख रुपए का, मैं एम्प्लॉय था, तो पहले महीने में लेट से मान के चलो अप्रैल में ले लिया था, तो पूरा ही आउटस्टैंडिंग होगा भी। तो 10 लाख का 10% महीने वाइज कर लेना, मैं अभी ईयर वाइज दिखा रहा हूं। 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। ये पूरे ईयर का है, 10% पूरे साल का हो गया। मंथ वाइज करना है, डिवाइडेड बाय 12 भी करना है, ठीक है। और कंपनी को मैं दे रहा हूं 4%, तो बेटा कंपनी को मैं दे रहा हूं 4%, मतलब 10 लाख का कितना परसेंट हो गया, 4%। ये मैं दे भी रहा हूं, मतलब मुझे फायदा कितने का, मतलब मुझे एडवांटेज कितने रुपए का मिल रहा है बेटा, मेरे को एडवांटेज मिल रहा है 6 लाख रुपए का। तो ये मेरी सैलरी का पार्ट बनेगा। जो भी सस्ता बैठा मेरे लिए, जितना भी इंटरेस्ट मैं बचा पाया, वो मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। कैसे बचा मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि मेरे को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से सस्ते में दे दिया मेरे एम्प्लॉयर ने, क्योंकि मैं उसके यहाँ जॉब करता हूं। तो जिस जॉब करने की वजह से जो एडवांटेज मिल रहा है वो सैलरी का पार्ट बन गया, ये ध्यान रखना है। ये कैलकुलेशन मंथ वाइज होनी चाहिए, पेपर में आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आया तो आप सारा काम करोगे, कैसे करोगे वो देखना। इस दिन 10 लाख का लोन था, इस दिन 1 लाख रुपए चुका दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 9 लाख। अब यहां पे 9 लाख का 10% करना, एसबीआई वाला आ जाएगा। फिर 9 लाख का जो एम्प्लॉयर ने दे रखा था, लेट से 4% का दे रखा था, तो एम्प्लॉयर वाला आ जाएगा, माइनस करके ये सैलरी में जुड़ जाएगा। फिर अगले महीने भी 1 लाख चुका दिए, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 8 लाख। फिर यहाँ पे भी एसबीआई वाला निकालना और कंपनी वाला निकालना, फिर जितना भी होगा एक्स्ट्रा वो वाला सैलरी का पार्ट जुड़ जाएगा। ऐसे हर महीने करते हुए चलना, ऐसे होता है ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली। आई होप ये कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समझ में आ गया होगा सर। आगे बेटा मूवेबल एसेट्स ट्रांसफर हुए हैं, अभी ये वाला यूज हुए हैं, यूज मूवेबल एसेट्स, फिर उसके बाद ट्रांसफर की बात करेंगे। अगेन परक्विजिट है, परक्विजिट में आपने जो मेन अभी तक पढ़ा है वो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन पढ़ा है, ठीक है सर। वो एम्प्लॉयर कहाँ का है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या फिर नॉन गवर्नमेंट है, एम्प्लॉय कहाँ रहता है, कितने लोग रहते हैं, बिल्डिंग ओन कर रखी है या किराए पे ले रखी है, सारी चीजें मैटर करती है, फर्निश्ड है अनफर्निश्ड है, सब कुछ। अब बेटा मूवेबल एसेट्स दिया हुआ है किसी एम्प्लॉय को या किसी मेंबर को, मैं लैपटॉप दिया हुआ है, लैपटॉप तो वैसे भी मिलता है काम करने के लिए, क्यों जोड़ रहे हो सैलरी में, तुम्हारे 24 घंटे तो तुम्हारे ही काम करता रहता हूं, तो पॉइंट इज सैलरी में कुछ नहीं जुड़ेगा, नील। बेटा कितना जुड़ रहा है देख लो जरा, नील, ठीक है। लेकिन कोई और मूवेबल एसेट्स मिला है लैपटॉप कंप्यूटर के अलावा, लैपटॉप कंप्यूटर के अलावा कुछ मिला है, तो मेरी सैलरी में कितना जुड़ेगा, जितनी भी उस चीज की कॉस्ट थी वो, या जो कंपनी किराया पे करती थी उस सामान के लिए, वो में से जो भी मैंने पे कर दिया था वो माइनस कर देना। लेट्स से कंपनी ने खरीदा हुआ था वो जो भी मेरे को दिया लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा 10 लाख रुपए का, तो उसका 10% कितना हो गया, 1 लाख। मेरी सैलरी में 1 लाख रुपए जोड़ देना, लेकिन मैंने 20,000 दे दिए थे,
एम्प्लॉय ने 20,000 दे दिए थे, तो अब सैलरी में 80,000 जोड़ देना। ये तो जब कंपनी ने खरीदा हुआ था। अगर कंपनी ने खरीदा हुआ नहीं था, कंपनी ने किराए पे लिया था, तो मेरी सैलरी में कितना जुड़ेगा? जितना भी कंपनी किराया पे करती है। मान के चलो कंपनी किराया पे करती है उस असेट का 40,000, और मैंने कंपनी को दिया था, कंपनी आगे जिससे किराए पे लिया था उसे 40 दे रही है, मैं कंपनी को दे रहा था 4,000, तो कितने रुपए का बेनिफिट मिल रहा है मेरे को? 36,000। तो ये 36,000 मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। बस यही था। डन ना? ये ध्यान रख के जाना बेटा। कोई और असेट अदर देन लैपटॉप कंप्यूटर जो जॉब के लिए जरूरी था, उसके अलावा कोई और असेट मिला है तो इस तरीके से काम चलने वाला है। यस सर। बेटा पिछले वाले में देखो ध्यान से, पिछले वाले में ना असेट यूज करने के लिए दिया, तुम यूज कर रहे हो। अब अगले वाले में मैंने आपको बेच ही दिया। एम्प्लॉयर, भाई मैंने आपको लैपटॉप दे रखा था, आप मेरे एम्प्लॉय थे, 5 साल से आप ही यूज कर रहे हो, अब उसकी लाइफ भी कम बची है, तो मैंने बोला यार तू ही यूजर फ्रेंडली हो चुका है, तू यूज टू हो चुका है इस लैपटॉप का, तू ही खरीद ले, मैं बहुत सस्ते में दे दूंगा, 500-1000 रुपए में दे दूंगा। तो भाई सस्ते में मिल रहा है ना, सैलरी का पार्ट बनेगा। चलो लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट कितना ट्रांसफर हो रहा है तो कितना पार्ट बनेगा? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट, जितने का असेट एम्प्लॉयर ने खरीदा था, माइनस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर बेटा पीजीबीपी वाला मत लगाना, डेप्रिसिएशन है। पीजीबीपी में भी डेप्रिसिएशन के रेट दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं, वो इग्नोर करना है। यहां पे पीजीबीपी थोड़ी ना चल रहा है, सैलरी चल रहा है, तो ये वाले डेप्रिसिएशन के रेट लगाना जो नीचे दे रखे हैं। डन ना? अपने हिसाब से नहीं लगाना। माइनस कोई पैसा मैंने जो पे करा था, मान के चलो 1 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ी थी, इन रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन आ गया 60,000 रुपए, और मैंने पे खरीदने के लिए दिए थे 1,000 रुपए, तो मुझे जितने का भी बेनिफिट हुआ 39,000, ये मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। बस ये लिखा हुआ है। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ये किस लिए दे रखा है बेटा? ये नॉर्मल कॉस्ट वियर एंड टियर निकालने के लिए दे रखा है, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए। कंप्यूटर ही बेच दिया, 50% का डेप्रिसिएशन लगेगा, WDV मेथड। मोटर कार ही बेच दी, 20% का। कोई और असेट था तो 10% का। मतलब ये जो नॉर्मल वियर एंड टियर निकल रहा है, ये इस रेट के हिसाब से निकल रहा है। डेप्रिसिएशन आपने निकालना सीखा होगा, रेट अलग है, बस और कुछ नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। मैंने आपको जो मैं आपको वो सामान दे रखा था लैपटॉप, वही बेच दिया। यूज कर रहा था पिछले में तो नील था, अब मैंने लैपटॉप बेच ही दिया, सस्ते में बेच दिया, तो जितना आपको सस्ता पड़ा उस वाले को हम आपकी सैलरी में जोड़ देंगे। कैसे निकालेंगे वो सस्ता? कितने का एसेट कंपनी ने खरीदा था, कितना आज तक घिस चुका डेप्रिसिएशन, और कितना एम्प्लॉय ने दे दिया। सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जो फिगर बचेगी वो सैलरी का पार्ट बन जाएगी। आई होप बच्चे ये भी क्लियर होगा। यस सर। आगे हाँ बेटा मोटर कार, बस ये लास्ट एक अच्छा टॉपिक। और आपने अभी जितना भी आपको समय हुआ, लगभग 1.5 घंटे 1.25 घंटे, इसमें आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ी हैं। HRA किसी को याद है? HRA एक बार मैं देखूं, आपका टेस्ट लेके देखूं। HRA याद कराओ बच्चे, क्या था HRA? अगर किसी को याद है तो। जिसने सही बताया मुंह मांगा इनाम। अभी मैं निकालूंगा अपना फोन, ये देखो, ये रहा मेरा फोन। अभी मैं इसमें लॉक खोल देता हूं और फटाफट मेरे को नंबर बता दो, और मैं अभी नंबर डालूं आपका, और गूगल पे धैर 5,000 10,000 ऐसे पे कर दूंगा। फटाफट बता दो HRA क्या है जल्दी। इफ एनीबडी नोज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन, मैं बताता हूं, मैं खुद को पे करना चाहता हूं। बेटा सबसे पहले देखोगे मेट्रो, फिर देखोगे नॉन मेट्रो। मेट्रो कितना जाएगा? बोलो, किसी ने नोट बनाया? ये जो जितनी देर से क्लास चल रही, कुछ लिखा, कुछ दिमाग में गया? दिखाओ। याद है बेटा? याद कर लो, 1 पेजर नोट बहुत जरूरी होते हैं। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं ना, आप 1-2 पेज ले लो। ये वैसे मेरे को पहले बोलना चाहिए था, बच्चे बोले पहले बताते भाई। कोई बात नहीं सर, अभी और आएगा, अगली क्लासेस में आएंगी, वहां पे आप ये काम करना। जैसे आपने सबसे पहले छोटा HRA लिख लिया। मेट्रो है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, नॉन मेट्रो है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बॉक्स खत्म। दूसरा सर ने पढ़ाया था लेट्स से पेंशन, ये है तो ऐसा, वो है तो वैसा, ऐसा। तीसरा पढ़ाया था सर ने ग्रेजुएटी, ऐसा वैसा। इस तरीके से थोड़ा आप लिखोगे ना, यू विल सी द डिफरेंस। एक बहुत अमेजिंग डिफरेंस बैठ जाएगा आपके रिजल्ट पे, बहुत अमेजिंग। देखो, आप नोट्स अपने हाथ के बनाना लास्ट मिनट वाले, वो दूसरों के हाथ के आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे। आप जब कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, जब पढ़ रहे हो, जब तो कोई से भी नोट्स रेफर करो। समझ रहे हो ना भाई? समझना है, कैसे भी समझ में आए।
लेकिन जब बात आ जाती है पेपर में जाने की, जो अंतिम 15-20 दिन बैठते हैं, तो आपके सामने अगर ये पेज बार बार आया, मुझसे शर्त ले लो वो तुम आंसर अटेम्प्ट करके जाओगे, अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। लेकिन फॉर दिस आज मेहनत लगेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन फ्यूचर में बहुत मजा आएगा। आज अगर आप संभल गए, अभी तो बेटा पहला ही चैप्टर रिवाइज हो रहा है, अगर आज आप ये कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट आप कर लो, आप देखो टैक्स में पास होना कितना आसान है। क्लबिंग, सेट ऑफ, रिटर्न ऑफ इनकम, पूरा का पूरा जीएसटी कितने इजी हैं भाई, मतलब बहुत इजी होते हैं। मैं लिटरली कह रहा हूं, सच कर बता रहा हूं, आप बस जो अच्छी चीजें उनको अच्छे से करो, टाइम दो। सैलरी को समय चाहिए, सैलरी को आपसे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, सैलरी समय चाहती है, आप समय दे दो थोड़ा सा। ये रिवीजन करो, इसके बाद इसे एक बार और रिवाइज करो, थोड़े से नोट्स बना लो और 10-15 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट कर लो अपने ही इन्हीं हाथों से। देखो आपका क्या बेनिफिट मिलेगा, ऐसे कैसे नंबर कम आ जाएंगे हम भी देख लेंगे। चलो बेटा देखना, हाँ कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं, मेरा टॉपिक यार मोटर गाड़ी कहां चली गई मेरे, हाँ वही तो मैं सोच रहा था, गैस इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे याद करेंगे हम अच्छे से, फिर मेरे प्यारे बच्चे मुझे सुनाएंगे, मैं अभी पूछूंगा आप लोगों से। बेटा गाड़ी एम्प्लॉयर की थी, गाड़ी हायर किसने करी थी, एम्प्लॉयर, खर्चे भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। भाई गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चे एम्प्लॉयर के, यूज हो रहा है पूरा ऑफिस में, तो सैलरी में जोड़ के हो रहे हो, तुम्हारे काम के लिए तो यूज कर रहा हूं, कौन सा खुद गोवा लेके चला गया गाड़ी, सैलरी में नहीं जुड़ेगा, ठीक है सर। लेकिन अगर कैसा यूज करने लग गए, पर्सनल, लगेगी लंका, जुड़ेगा सैलरी में। अब गाड़ी की सीसी देखेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी निकालना, उसमें सीसी लिखा होगा, अगर अप टू 1.6 लीटर, अप टू 1.6 मतलब 1.6 भी तक का इंजन है, तो 1800 रुपए पर मंथ, अगर 12 महीने हैं तो इंटू में 12 करके सैलरी में जोड़ दे। अगर पार्टली अपने यूज में भी करता हूं तो गाड़ी एम्प्लॉयर की थी, खर्चे भी वही देता है, डन, सैलरी में जुड़ गया 1800 रुपए। अगर बड़ी गाड़ी थी, 1.6 से बड़ा का इंजन था, तो 2400 रुपए जुड़ेगा पर मंथ का। और अगर कोई ड्राइवर चौफर मिला हुआ था तो 900 रुपए पर मंथ उसके भी जोड़ देना। ये मेरी सैलरी परक्विजिट्स का पार्ट बनेगा, वैल्यूएशन। चाहे कोई सी भी गाड़ी मिली हो, चाहे कितनी ही महंगी गाड़ी मिली हुई हो, इंजन के हिसाब से चलेगा। बगल में एम्प्लॉय की गाड़ी थी, एम्प्लॉय मैंने गाड़ी खरीदी है भाई, खर्चे तुम भरते हो, मेंटेनेंस वगैरह, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह तुम डलवा देते हो, पूरा ऑफिस का यूज है तो भाई सैलरी, पूरा ऑफिस का यूज है फिर तो सैलरी कुछ है नहीं, पार्टली ऑफिस का यूज है। तो कह रहा है जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने करा, वो जुड़ जाएगा सैलरी का। लेट से गाड़ी का पेट्रोल डला था 50,000 रुपए का, 50,000 एम्प्लॉयर ने दिए थे, तो 50,000 सैलरी में जुड़ जाएगा, गाड़ी तो मेरी थी तो वो क्यों जुड़ेगा, 50,000 पेट्रोल का जुड़ गया, लेकिन 18,000 पेट्रोल मैंने पे करा था, मैंने अपनी गाड़ी में मैंने खुद का पे कर दिया, 50 तुमने दिए, 18 मैंने ही दे दिए थे, तो जो जितने भी मैंने पे कर दिए थे उसे माइनस कर देना, बस ये तो सबसे इजी था, सेकंड वाला। थर्ड, एम्प्लॉयर की गाड़ी है, पेपर में देख लेना किसकी गाड़ी है, खर्चे एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉयर की गाड़ी खर्चे एम्प्लॉय करता है और ऑफिस का यूज के साथ पर्सनल यूज भी चल रहा है, तो बेटा सेम है 1.6 लीटर, लेकिन अब सैलरी में कम जुड़ रहा है। पता है क्यों है कम जुड़ रहा है, क्योंकि ध्यान से देख, यहां खर्चे भी वो कर रहा था एम्प्लॉयर, तो सैलरी में ज्यादा जोड़ दिया, मुझे गाड़ी भी दे रखी है और मुझे खर्चे करने के लिए पेट्रोल भी दे दिया, तो ज्यादा जोड़ दिया। लेकिन यहां गाड़ी तो तुमने दी है, लेकिन खर्चे तो मैं ही कर रहा हूं, भाई, मैं ही डीजल वीजल सब डलवा रहा हूं, तो खर्चे तो मैं ही कर रहा हूं ना, खर्चे मैं कर रहा हूं, तो इसलिए मेरी सैलरी में अब कम जुड़ रहा है, बाकी सब कुछ सेम। पहले 1800 था और अभी कितना हो रहा है, 2400 था, ये दोनों था, अभी 600 और 900 हो गया, बाकी लीटर की कैपेसिटी सेम है, सीसी कैपेसिटी सेम है और चौफर के सेम है। बेटा चौफर तो हर जगह सेम ही का मिल रहा है, ड्राइवर 900 रुपए का, भाई बोलो क्लियर है, पर मंथ इतना मेरी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। आई होप बच्चे समझ में आ गया होगा, प्लीज करके जाना है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन पेपर में बन सकते हैं। यहां तक आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन चला था,
आप आंख बंद करके से अच्छे से रिवाइज करो, सॉरी आंख खोल के अच्छे से रिवाइज करो, आंख बंद करके आंसर लिखना आ जाए ऐसा प्रैक्टिस कर लो। चलो भाई अब तो बहुत ही बेसिक बचा हुआ है मेरे बच्चों। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी भाई महान कंपनी है, हमारे को गैस पानी वानी भी दे रही है, तो बेटा जितना का भी बेनिफिट हो रहा है वो जुड़ जाएगा। बहुत बेसिक है, आप देखो ना, मैं एक बार पढ़ा देता हूं लेकिन बेसिक कितना है। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय रिजल्टिंग फ्रॉम सप्लाई ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी या वाटर से जितना भी मुझे बेनिफिट हुआ सेल बी डिटरमाइंड एज अ सम इक्वल्स टू, वो उतना होगा जितना भी अमाउंट पेड करा था एम्प्लॉयर ने उस एजेंसी को। गैस सिलेंडर खरीदा था 2000 रुपए का, तो 2000 का बेनिफिट मिला, 2000 जोड़ देंगे। सप्लाइंग द गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वेयर सच सप्लाई इज मेड फ्रॉम द सोर्सेज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर खुद के यहां से बिजली दे रहा है, मार्केट से ही नहीं खरीद रहा, कहीं बाहर से किसी से नहीं खरीद रहा, वो सारी चीजें खुद का सिलेंडर दे दिया। वुड बी द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो उस केस में सैलरी में कितना जुड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बस खत्म। बाहर से लाए थे तो बाहर से जितने का लाने का खर्चा हुआ वो जोड़ देना, और अगर कंपनी खुद ही वो सारी चीजें बनाती है तो जितने का कॉस्ट आ रहा था वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। और अगर कोई एम्प्लॉय से पैसा रिकवर कराए तो वो तो हर जगह की बात है ना, उसे उस परक्विजिट की वैल्यू से क्या कर देना, रिड्यूस। ओके सर। स्वेट इक्विटी बेटा, स्वेट इक्विटी वही खून पसीने के शेयर, मैंने तुम्हारी कंपनी में काम कर रहा हूं, तुम मुझे स्वेट इक्विटी शेयर दो, मालिकाना हक प्रोवाइड करवाओ, देखो फिर मेरा काम कितना अच्छे से निकलेगा। तो बेटा ये भी तो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। जो भी एफएमवी है, जो भी फेयर मार्केट, इस पूरे पैराग्राफ का बस यही वर्ड काम का एफएमवी, जो भी मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, वो मेरी सैलरी का पार्ट बनेगा। अगर मैंने कुछ पैसा वैसा पे करा होगा तो उसे माइनस कर देना, सैलरी टैक्सेबल है। आगे बेटा कुछ परक्विजिट्स है ये आपको ध्यान से दिख नहीं रहा होगा, मैंने इसे आपको ऐसे समझा देता हूं, आपको कम दिख रहा होगा। कोई एजुकेशनल फैसिलिटीज है, क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस है, क्लब एक्सपेंडिचर है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सबका सैलरी का पार्ट बनेगा, सबका सैलरी का पार्ट बनेगा। शॉर्ट में इसे आप देख लेना, बहुत ईजी है, सैलरी का पार्ट बनेगा। अगर कुछ मैंने पे करा है तो वो माइनस हो जाएगा। छोटी मोटी सी एग्जाम्पशन है, उसे देख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाई देता हूं, अमाउंट जो ये जो एजुकेशन फैसिलिटीज वाला है, अमाउंट एक्चुअली एक्सपेंडेड बाय द एम्प्लॉयर नेट ऑफ द रिकवर्ड, जो भी एम्प्लॉयर ने खर्चा करा बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे, एजुकेशन का बेटा है। इफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और अगर वो संस्था एजुकेशन एम्प्लॉय जो संस्था है वो एम्प्लॉयर ने ही खरीद रखी है। पहला वाला पॉइंट, एम्प्लॉयर उस इंस्टीट्यूट का मालिक नहीं था, उस स्कूल का मालिक नहीं था, तो जितना भी स्कूल फीस जाती है वो सैलरी का पार्ट बनेगा। लेकिन एम्प्लॉयर ने वो स्कूल खरीदा हुआ है, वहां एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ने जा रहा है, एंड द फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज, फ्री में एजुकेशन दारी है, then there would be any perquisite as long as the value of benefit is less than 1000। तो 1000 तक की कोई बेनिफिट जा रहे हैं तो कोई परक्विजिट नहीं होगा। एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय वुड बी रिड्यूस, और अगर कुछ से कुछ रिड्यूस करा होगा तो वो जुड़ जाएगा। अगर बच्चे की फीस यहाँ पे 4000 जा रही थी तो 4000 जुड़ जाएगा। अगर एम्प्लॉय ने 500 रुपए दे दिए थे तो 500 रुपए माइनस करके 3500 जुड़ जाएगा। बेटा सब में यही बात लिखी हुई है, जितने का बेनिफिट मिल रहा है, जितने का मैंने आपको बेनिफिट दिया वो जुड़ जाएगा, प्लस माइनस जो मैंने आपसे ले लिया था वो माइनस हो जाएगा। रिकवर वाला पोर्शन हमेशा माइनस हो जाता है, बस यही। डन है बेटा? यस सर, डन है। अब कुछ टैक्स फ्री परक्विजिट्स के 2-3 पॉइंट है, आओ खत्म करते हैं। सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज में क्या लिखता है, हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी अदर केस है, तो अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया पूरा एग्जाम, इंश्योरेंस वगैरह पे कराया पूरा एग्जाम। अगर कोई और केस है, कोई प्लास्टिक सर्जरी या कुछ और करवाया है या प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, पूरा टैक्सेबल। ये जब मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में थी, अगर बाहर है तो मेडिकल एक्स, बेटा जब बाहर है ना तो इनकम टैक्स के अलावा आरबीआई, फेमा, इन सारी चीजों का भी रेफरेंस आ जाएगा। प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज है। मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ पेशेंट, स्टे एक्सपेंसेस ऑफ पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट, एक अटेंडेंट भी मिलेगा, टोटल 2 लोगों का आपको बेनिफिट मिलेगा। ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर पेशेंट, साथ में साथ एक अटेंडेंट, ऐसा ना हो एक बंदा बीमार है 4 बंदे साथ में जा रहे हैं, एक बंदे के साथ एक ही अटेंडेंट अलाउड है, ठीक है। टैक्स फ्री, कितना टैक्स फ्री होगा वो आरबीआई के हिसाब से परमिटेड होने वाला है,
यहाँ पे बस ये जो 2 लाख वाली फिगर है ना, ये आपने पढ़ा होगा, ये फेमा के रूल्स में भी सेम लिखा हुआ है, आरबीआई के रूल्स में भी सेम लिखा हुआ है, जहां आरबीआई वगैरह की परमिशन चाहिए होती है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में पढ़ा होगा। इन शॉर्ट ये वाला तो हमारे लिए काम का है, लेकिन आरबीआई वाला है सच काम का नहीं। ठीक है सर, ये टैक्स फ्री थे। और क्या है बेटा, कोई रिफ्रेशमेंट का पैसा मिल रहा है, रिफ्रेशमेंट मतलब वही कुछ मील वगैरह का। द वैल्यू ऑफ रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर्स के दौरान जो भी रिफ्रेशमेंट मिलती है, अरे भाई तुम्हारा ही काम करने के लिए बैठ के खा रहा हूं, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सब्सिडाइज लंच और डिनर, भाई सस्ते में डिनर हो रहा है, वाह। सब्सिडाइज लंच और डिनर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट, सस्ता दो या फ्री में दो, एग्जेम्प्ट है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, द वैल्यू ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, ये भी एग्जेम्प्ट होंगी। ठीक है, टेलीफोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट द रेजिडेंस, जो भी घर पे टेलीफोन लगा हुआ है वो भी एग्जाम्प्ट होगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो कैब वगैरह लगी हुई है, ये भी एग्जाम्प्ट होगा। ये हम वो वाले पढ़ रहे हैं जो टैक्स फ्री परक्विजिट्स है, जो टैक्सेबल होते हैं वो आपने पहले देख लिया, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन हो गए, वो सारी चीजें हो गई। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेटा एग्जाम्प्ट होगा। रिफ्रेशर कोर्स, कोई नई नई चीजें, ताकि बंदे जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है उनको नई नई चीजें सीखने को मिले, वो सब एग्जाम्प्ट है। ऐसा चीज बहुत बेसिक लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग लिस्ट दी हुई है। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जो लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, पेंशन, एचआरए, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, मोटर कार, ये सारे जितने इंपॉर्टेंट थे ना, उतने इंपॉर्टेंट अब ये है। बेटा देखना भाई, ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन अलाउड है, मुबारक हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप ओल्ड रिजीम में हो तो जितनी भी सैलरी है, मान के चलो 60,000 रुपए सैलरी है ना, ले बेटा ले 50,000 रुपए का डिडक्शन ले, 10,000 रुपए तेरी सैलरी है। अगर 5 लाख सैलरी है तो भी 50,000 का डिडक्शन है, मतलब ओल्ड रिजीम में 50,000 का फ्लैट डिडक्शन, फ्लैट। लेकिन अगर सैलरी 30,000 थी भाई, तो 50 थोड़ी ना दे देंगे, फिर 30 का डिडक्शन मिलेगा, सैलरी जीरो हो जाएगी। मतलब 50,000 या जितने की आपने सैलरी कमाई, विच एवर इज लोअर। दूसरा, अगर आप नए वाले में आ गए हो, बीएससी में आ गए हो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ गए हो, तो भैया लिमिट बढ़ा दी। ये क्यों करा? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नए वाले रिजीम के अंदर आए, सिर्फ यही मकसद था। सरकार देखो कितनी चालाकी से काम करती है ना, कि भाई नए वाले में आना है तो आ जाओ, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, ज्यादा बेनिफिट देंगे, तो आएंगे लोग, खींचे चले आएंगे। तो यहाँ पे लिमिट है 75। अगर मेरी सैलरी फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी सैलरी 1 लाख है और मैं नए वाले में जा रहा हूं, तो 75,000 माइनस करके अब मेरी सैलरी कितनी बचेगी? 25। लेकिन मेरी सैलरी 40 थी भाई, तो 75 थोड़ी ना माइनस करना है, अब कितना माइनस होगा? 40। तो सैलरी कितनी बचेगी? 0। इट मींस नए वाले में 75 फ्लैट 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 स्टैंडर्ड, और ओल्ड वाले में 50। ओके सर। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट मौज मस्ती चल रही भाई, लेकिन सिर्फ हमारे लिए नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, कितना मिलेगा बेटा? एग्जाम 5,000 रुपए, साफ साफ लिखा होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस सैलरी स्लिप में। 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, बेसिक, नो डीएपीए, कुछ नहीं, या तो जितना मिला 5,000 या जितना मिला, तीनों में से जो लोअर होगा, या 1/5, तीनों में से जो लोअर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एग्जाम। तो आपकी आंखें ढूंढेंगी एंटरटेनमेंट अलाउंस है या नहीं, अगर है तो 1/5 कर देना, दूसरा कितना मिला और तीसरा 5,000, तीनों में। क्या मैं इसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ? यस बेटा कर सकते हो। जो तीनों में से लोअर होगा विल बी एग्जाम, फुल्ली गलत वर्ड था, विल बी एग्जाम, इन तीनों में से लोअर जो भी होगा। चलो सर, एक और है बेटा, प्रोफेशनल टैक्स। बेटा जो भी प्रोफेशनल टैक्स किसी भी ऐसे एम्प्लॉय पे लग रहा है जो प्रोफेशनल भी है, तो जितना भी उसका प्रोफेशनल टैक्स उसने पे करा वो डिडक्शन के तौर पे मिल जाएगा। एनी सम पेड बाय द असेसी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स इज अलाउएबल एज डिडक्शन। ठीक है, लेकिन अब एक छोटी सी बात है, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे करा है, इज पेड बाय एम्प्लॉयर, तो क्या होगा ना वो सुन लेना। अगर एम्प्लॉयर ने पे करा है तो पहले सैलरी में जो एम्प्लॉयर ने पे करा है वो सैलरी में जोड़ देना परक्विजिट्स की तरह, फिर डिडक्शन दे देना परक्विजिट उसकी तरह, प्रोफेशनल टैक्स की तरह। समझे? पता है क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जीरो इंपैक्ट है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे करा इसलिए परक्विजिट में जोड़ दिया, और फिर उसके बाद क्योंकि पे हुआ है प्रोफेशनल के नाते तो उसका डिडक्शन मिल गया। तो एम्प्लॉय को ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिला अगर एम्प्लॉयर ने पे करा है तो। बस यही है। डिडक्शन वुड बी अवेलेबल टू एन एसएससी ओनली इफ ही एक्सरसाइज द शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट करेगा तो मिलेगा। बस यही था। आई होप बेटा समझ में। ये सारी चीजों में से आपको ये पहला वाला पॉइंट ध्यान रखना है, दिस वन, ये ज्यादा काम का था। इसके अलावा
बेटा एडवांस सैलरी कभी किसी ने सुना है? ऑन अकाउंट ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी। अगर कोई एडवांस सैलरी मिली है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, तो एडवांस सैलरी के बेसिस पे उस पर टैक्स लगेगा, और कोई एरियर्स मिला है तो जिस साल मिला है उस साल टैक्स लग जाएगा। सैलरी रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होती है, इस वजह से जब मिल रही है जब टैक्स लग जाएगा। ठीक है सर। फैमिली पेंशन, बेटा ये फैमिली पेंशन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ, फैमिली पेंशन के लिए सेक्शन 57 रेफर करा हुआ है, याद करो 57 मतलब अदर सोर्सेज। बेटा अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन की डिडक्शन होती है, वो जब अदर सोर्सेज रिवाइज होगा वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कितना एग्जाम्प्ट होता है, कैसे एग्जाम्प्ट होता है, सब कुछ वहां मिल जाएगा। तो ये बस बता रहा था फैमिली पेंशन के बारे में, सैलरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपने बेटा वॉलंटरी रिटायरमेंट पहले पढ़ लिया है, बस खत्म खत्म भाई खत्म। कितना टाइम लगा है हमारे को? लगभग 1 घंटा 30-40 मिनट लगे हैं। बताओ भाई मजा आया क्या? जहां देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं, जो इंपॉर्टेंट था उसमें तो मैं भाई बहुत स्लो होकर पढ़ाया हूं, सीधी सी बात। इंपॉर्टेंट था तो स्लो होकर पढ़ाया, अब कोई चीजें कम इंपॉर्टेंट थी तो उसे मैंने तेजी से कराया क्योंकि रिवीजन थी। एट द एंड ऑफ द डे ये डिटेल्ड वर्जन तो नहीं करवाना है ना एकदम कि सारा एक एक लाइन पढ़ाना है, नहीं। अभी आप पेपर के क्लोज हो तो कुछ चीजें तो तेजी से ही करनी पड़ेंगी। बेटा मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग क्या करना, नंबर स्कोर करने हैं ना, तो पहला तो कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट है उनकी अंडरस्टैंडिंग करना और याद भी करना। जैसे मैंने बोला ग्रेजुएटी इंपॉर्टेंट है तो वो समझ में आना चाहिए कैसे कैलकुलेट होता है, और उसमें जो भी डेटा था, जो भी फॉर्मूले थे उसे याद करना, लर्न करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये काम करने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इतने जब तक थक ना जाओ। भाई जितने ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना, मैं भाई कोई कहने की बात है क्या 100% पास हो जाओगे? 100% पास नहीं, एग्जाम्शन आ जाएगी भाई, अगर आपने डीटी के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा। और जो चीजें आपको दिक्कत दे रही हैं, धीरे धीरे मैथ में बढ़ता जा रहा है, जो चीजें दिक्कत दे रही है उनको नोट डाउन करो बेटा। जो भी मिस्टेक आप रिपीट कर रहे हो उन्हें देखो क्या मिस्टेक हो रही है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक रिपीट ना हो, पेपर में भी हो जाएंगी वरना। तो मिस्टेक्स पे काम करो। और एक लास्ट काम और, अपने हैंड रिटन एकदम शॉर्ट नोट्स बनाओ, एकदम शॉर्ट, जिसमें एकदम ही की इंपॉर्टेंट बातें लिखी हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें। और इन 3-4 चीजों पे काम करना शुरू कर दो, अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो भाई। आपके अंदर क्षमता है, आपने पढ़ा है, आपने रिवाइज भी कर लिया है, अब सब कुछ आपके फेवर में ही है। मौसम भी अब अच्छा होने वाला है, धीरे धीरे गर्मी भी चली जाएगी आपका पेपर भी अच्छे मौसम में होने वाला है। डन। घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, और तो और दुश्मन भी चाहते हैं कि आप पास हो जाओ जल्दी से जल्दी। तो प्लीज फटाफट अच्छे से पढ़ो, नंबर लेकर आओ, एग्जाम्शन लेकर आओ। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जब तक आई होप आप ये सैलरी को अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे, क्योंकि मैं उसमें जाहिर सी बात है बीच बीच में आके आपसे सैलरी पूछ रहा हूँ, तो प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना। आपको आई होप बच्चे अच्छा लगा होगा। ये आज का जो लेक्चर था, आपको रिवीजन करने में इससे पक्का सपोर्ट मिलेगा। बाकी ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, है ना। खास तौर पे अपनी फैमिली का तो पूरा ध्यान रखिए। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।